इसके अलावा अब अर्थक्वेक आप लाजमी नहीं है कि अर्थक्वेक जो है जब आता है तो डिस्ट्रक्शन ही कॉज करता है, बिल्डिंग कोलैप्सेस, ऑल द बिल्डिंग कोलैप्सेस, ऐसे नहीं होता। अब अर्थक्वेक की वजह से कुछ बिल्डिंग्स कोलैप्स कर जाती हैं और कुछ जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहती हैं। ठीक है, कुछ मतलब एक ही एरिया में आपने अक्सर देखा होगा, अगर किसी ने वीडियो देखी है, बहुत सी बिल्डिंग्स जो हैं, बहुत से स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गए हैं और कुछ स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट है, स्टिल है। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि बिल्डिंग किस चीज़ की बनी हुई है। ठीक है, और बिल्डिंग किस चीज़ की बनी है, ये चीज़ क्या डिटरमिन करती है? ये चीज़ डिटरमिन करती है कि वो बिल्डिंग क्या अर्थक्वेक को सर्वाइव कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। ठीक है, तो इस पे अभी हम डिटेल में देखेंगे कि बाद में डिटेल में देखेंगे कौन सी बिल्डिंग जो है वो अर्थक्वेक को सर्वाइव कर सकती है और कौन सी बिल्डिंग जो है वो अर्थक्वेक को सर्वाइव नहीं कर सकती। इसके अलावा अर्थक्वेक फिनोमेना की वजह से एक मैंने बात बताई कि कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग्स, इसके अलावा और भी बहुत से हम इसके कॉजेज, इसके आफ्टर मैथ्स देखेंगे अर्थक्वेक के, इनमें से एक कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग है। इसके अलावा अर्थक्वेक का जो एक और आफ्टर मैथ है, वो रॉक्स जो होती हैं या तो वो स्क्वीज हो जाती हैं, स्क्वीज का मतलब है कंप्रेस हो जाती हैं, या रॉक्स स्ट्रेच हो जाती हैं, जो रॉक्स है वो इलोंगेट हो जाती हैं। ठीक है, स्ट्रेच का मतलब होता है इलोंगेट हो जाना। आर दे मे ब्रोकन, या फिर वो जो रॉक्स हैं वो टूट जाती हैं। तो रॉक्स कैन आइदर चेंज शेप और ब्रेक। तो अर्थक्वेक की वजह से एक फिनोमेना ये है, जो रॉक्स होती है, नेचुरल रॉक्स की बात कर रहा हूँ, जो कुदरती रॉक्स हैं जो अल्लाह ताला ने नेचुरली बनाई हुई हैं, उनमें भी या तो कंप्रेशन होती है, या फिर वो इलोंगेट हो जाती हैं, या फिर वो टूट जाती हैं। तो अर्थक्वेक कहाँ पे जनरेट होता है? अगर सिंपली कोई आपसे पूछे कि अर्थक्वेक कहाँ जनरेट होता है, इट जनरेटेड, बेसिकली अर्थक्वेक इज जनरेटेड अंडरनीथ द अर्थ, अर्थ के नीचे जनरेट हो रहा होता है। किस रीजन में होता है जी? ये लिथोस्फीयर रीजन में होता है। अब लिथोस्फीयर क्या है, आगे हम लिथोस्फीयर को डिटेल में देखेंगे, तो इसलिए अभी लिथोस्फीयर को मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा, आपको समझ भी नहीं आएगी। तो सिंपली अर्थक्वेक जो जनरेट होता है वो अर्थ के नीचे जनरेट हो रहा होता है, लिथोस्फीयर रीजन में। ठीक है, और ये लिथोस्फीयर रीजन में जब अर्थक्वेक जनरेट होता है तो ये एनर्जी को रिलीज करता है अपने अक्रॉस। ठीक है, हर साइड पे एनर्जी रिलीज करता है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था अर्थक्वेक के बारे में। तो यहाँ पे लाजमी नहीं है कि स्लाइड में जो है ना एक दो तीन लाइंस लिखी हुई है तो यहाँ पे यही याद करनी है। तो मेरी जब रिकॉर्डिंग सुनोगे तो जो जो मैं बातें कर रहा हूँ ये भी जहन में होनी चाहिए। तो आपने ये चीज़ें भी देखनी है। अब मैं अर्थक्वेक पे लेट्स सपोज अगर कोई क्वेश्चन दे देता हूँ कि इस पे ज़रा 10 नंबर का या 5 नंबर का नोट लिखो, तो ये जो चीज़ें अभी मैंने शॉर्ट शॉर्ट बताई हैं यही चीज़ें आपने बतानी है। तो ये नहीं कि आपने बस खोली स्लाइड रट्टा मारना शुरू कर दिया ये 3 लाइन। तो आपने ये प्रॉपर रिकॉर्डिंग सुननी है, उस रिकॉर्डिंग के बाद जो है ना आपने फिर अपना एनालिसिस करना। तो ये अर्थक्वेक का एक बेसिकली इंट्रोडक्शन था जो स्टार्ट में मैंने बातें बताई। अब जो कोर अर्थक्वेक से रिलेटेड टर्म्स है ना, कोर टर्म्स, उन पे आते हैं। सबसे पहले अर्थक्वेक से रिलेटेड जो मेन चीज़ आपको जिसका नॉलेज होना चाहिए वो है एक फोकस एंड एपिसेंटर। ठीक है, अब दो चीज़ें, एक फोकस है और एक एपिसेंटर है। फोकस इज आल्सो नोन एज हाइपोसेंटर, ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फोकस और हाइपोसेंटर एक ही चीज़ है, एपिसेंटर एक अलग चीज़ है। फोकस और हाइपोसेंटर ये एक चीज़ है, एपिसेंटर जो है ये एक अलग चीज़ है। अब फोकस और हाइपोसेंटर होता क्या है? बेसिकली जो हाइपोसेंटर है ये इट इज़ द लोकेशन और पॉइंट, बेसिकली ये अर्थ सरफेस के नीचे होता है। ये वो पॉइंट है या लोकेशन है जो अर्थ सरफेस के नीचे है, जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। ठीक है, इस अगर फिगर में आप देखो तो ये वो जगह है, ये पॉइंट जहाँ पे ये मेरा पॉइंटर है, इस पॉइंट से जो है अर्थक्वेक जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये अर्थ सरफेस के नीचे पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, जिस जगह से जो अर्थक्वेक है वो क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो इस लोकेशन को या इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम कहते हैं हाइपोसेंटर। ठीक है, सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या है कि वो पॉइंट या लोकेशन अर्थ सरफेस के नीचे जहाँ से अर्थक्वेक जो है वो स्टार्ट होता है। अब एपिसेंटर क्या होता है? हाइपोसेंटर के बिल्कुल ऊपर। ठीक है, एग्जैक्टली अबव या डायरेक्टली अबव कह लो, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब ये बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ है पॉइंट, ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है पॉइंट। देखो ये अर्थ की सरफेस है, ये ग्रीन कलर जो है यहाँ से अर्थ की सरफेस स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल अर्थ की सरफेस पे ये पॉइंट है। मतलब हाइपोसेंटर जो है अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ पॉइंट है, और एपी सेंटर जो है वो
ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पॉइंट है, ये सरफेस ऑफ अर्थ पे पॉइंट है, और ये हाइपोसेंटर के बिल्कुल ऊपर पॉइंट होता है। ये नहीं कि हाइपोसेंटर यहाँ पे तो इसके 45 डिग्री पे या इसके 60 डिग्री एंगल पे वो पॉइंट होगा, नहीं, ये बिल्कुल डायरेक्टली अबव होता है हाइपोसेंटर के, ठीक है, और ये सरफेस ऑफ अर्थ पे पॉइंट होता है। और हाइपोसेंटर जो होता है वो पॉइंट होता है जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, ये वो पॉइंट है जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है, और ये पॉइंट सरफेस ऑफ अर्थ के नीचे होता है, ठीक है। और एपिसेंटर को एक और तरीके से मैं ये भी डिफाइन कर सकता हूँ कि ये भी वो पॉइंट है जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, लेकिन ये पॉइंट जो होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये पॉइंट जो है ये बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ है। तो हाइपोसेंटर is the point within the earth where the earthquake starts. Within the earth mean under the surface of earth, and epicenter it is the location directly above the focus, ठीक है। तो ये फोकस है, इसके डायरेक्टली अबव जो है ना ये लोकेशन है। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है। और दूसरी एक और बात, जितनी एक होता है ना, अक्सर आपने सुना होगा कि अर्थक्वेक आया है, उसकी इंटेंसिटी इतनी है, शिद्दत इतनी है, उसका मैग्नीट्यूड इतना है। अक्सर सुनते हो कि अर्थक्वेक जो है ना 5 मैग्नीट्यूड का आ गया, 6 का, इसको हम डिटेल में देखेंगे मैग्नीट्यूड है क्या, 6 का आ गया, 7 का आ गया। एक चीज़ याद रखनी है, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड स्टार्ट होता है 0 से आगे बढ़ता बढ़ता 10 तक जाता है, ठीक है, यूं बढ़ता है। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा अर्थक्वेक, मतलब एक इलाका है जहाँ पे 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, एक इलाका है जहाँ पे 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है। तो द हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक द क्लोजर इज द हाइपोसेंटर टू द एपिसेंटर। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा, ये दोनों पॉइंट उतने क्लोजर होंगे, ठीक है। अब एक एरिया जहाँ पे 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, लेट्स सपोज ये पॉइंट्स की पोजीशन जो है ये है, हाइपोसेंटर इसी जगह पे, एपिसेंटर इसी जगह पे, लेकिन जहाँ पे 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, उसका हाइपोसेंटर एपिसेंटर के करीब होता है, यहाँ पे कहीं पे करके होगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं पे करके होगा। कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा या जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होगा, हाइपोसेंटर उतना ही एपिसेंटर के क्लोज होगा। हाइपोसेंटर और एपिसेंटर उस वक्त क्लोज होंगे, दूसरी वर्डिंग में मैं ये कह सकता हूँ कि हाइपोसेंटर और एपिसेंटर उस वक्त क्लोज होंगे जब अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, और हाइपोसेंटर और एपिसेंटर उस वक्त दूर होंगे जब अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड जो है वो कम होगी। तो अगर इसको सिंपल वर्डिंग में कहा जाए, द हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक द क्लोजर द हाइपोसेंटर इज टू द एपिसेंटर। ये एक चीज़ जो है, इस चीज़ का ये ध्यान में रखनी है चीज़। उसके बाद आगे चलते हैं। अब स्टार्ट में जो है बेसिक टर्म है वो है फोर्स शॉक। आफ्टर हाइपोसेंटर फोकस एक और इम्पोर्टेंट टर्म है फोर्स शॉक्स, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है कि आपको ना फोर्स शॉक्स फील होते हैं अर्थक्वेक, बड़े अर्थक्वेक से पहले, ठीक है। अभी अर्थक्वेक प्रॉपर आया नहीं होता तो उससे पहले झटके से महसूस होते हैं, फोर्स शॉक्स उनको बोलते हैं। तो फोर्स शॉक्स अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो फोर्स शॉक जो स्मॉलर अर्थक्वेक होते हैं, ठीक है। दीज अर्थक्वेक्स आर स्मॉलर अर्थक्वेक्स। एक होता है मेन अर्थक्वेक जो आता है और डिस्ट्रक्शन करके चला जाता है अगर हाई मैग्नीट्यूड के, तो फोर्स शॉक्स उससे पहले एक स्मॉलर अर्थक्वेक्स होते हैं जो कि उसी जगह पे होते हैं, ठीक है। मतलब ये अगर मैं रावलपिंडी में बैठा हुआ हूँ तो ये नहीं है कि रावलपिंडी में अर्थक्वेक आना है अभी, ठीक है, उससे पहले उसके फोर्स शॉक्स आएंगे, रावलपिंडी में ही आएंगे। ये नहीं है कि उसके फोर्स शॉक्स जो है वो अफगानिस्तान में आएंगे, नहीं। तो ये स्मॉल अर्थक्वेक्स होते हैं, लाइक ये अगर एक प्लेस है तो ये उसके फोर्स शॉक्स की वजह से ये होगी अर्थ इस तरह की, और जो ही जो है फोर्स शॉक्स के बाद मेन शॉक आया तो अर्थक्वेक ने ये डिस्ट्रक्शन कर दी, इतना ग्राउंड जो है डिस्प्लेस हो गया। सिंपल वर्डिंग में फोर्स शॉक्स क्या है, फोर्स शॉक्स जो है वो स्मॉलर अर्थक्वेक होते हैं, छोटे अर्थक्वेक्स होते हैं जो कि उसी जगह पे होते हैं जहाँ पे लार्ज अर्थक्वेक ने होना होता है, ठीक है। मतलब कि रावलपिंडी में खुदा ना खास्ता एक अर्थक्वेक आना है, उससे पहले फोर्स शॉक्स आते हैं। फोर्स शॉक्स या तो फील हो जाते हैं, पता लग जाता है उसकी वाइब्रेशंस जो है, या फिर वो इतनी कम वाइब्रेशंस होती हैं फोर्स शॉक्स की कि वो नहीं समझ आती कि फोर्स शॉक्स आए हैं नहीं। लेकिन जो डिवाइसेस इंस्टॉल्ड होती हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, वो बता देती हैं जी अर्थक्वेक के फोर्स शॉक्स आए हैं, ठीक है। तो सिंपल वर्डिंग में फोर्स शॉक्स क्या है, फोर्स शॉक्स स्मॉल अर्थक्वेक है,
बिफोर द लार्ज अर्थक्वेक, और ये उसी जगह पे होंगे फोर्स शॉक जहाँ पे लार्ज अर्थक्वेक जो है उसने होना है। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है फोर्स शॉक की, कि ये स्मॉलर अर्थक्वेक्स हैं जो कि मेन शॉक यानी लार्ज अर्थक्वेक से पहले अकर होते हैं और उसी जगह पे होते हैं जहाँ पे मेन शॉक ने आना होता है। ये नहीं है कि ये उस जगह पे अकर हो रहे होंगे जहाँ पे जो है मेन शॉक पिंडी में आ रहा है और फोर्स शॉक्स जो है वो अफगानिस्तान में आ रहे हैं, नहीं। तो ये उसी प्लेस पे फोर्स शॉक्स पहले आते हैं अर्थक्वेक से पहले। ठीक है, तो प्री अर्थक्वेक स्टेज है, ये स्मॉल अर्थक्वेक है। उसके बाद मेन शॉक वही चीज़ कि पहले फोर्स शॉक्स ने आना है, स्मॉल अर्थक्वेक्स ने आना है, फिर उसी जगह पे जो है फोर्स शॉक के बाद मेन अर्थक्वेक आएगा। तो जो मेन अर्थक्वेक आएगा उसको मैं क्या कहूँगा, मेन शॉक कहूँगा। ठीक है, फोर्स शॉक्स पहले आते हैं, स्मॉलर अर्थक्वेक, उसके बाद उसी प्लेस पे जो है लार्जेस्ट मेन अर्थक्वेक जो आता है उसको कहते हैं मेन शॉक। ठीक है, तो जो सिंपल, जो इसकी अगर सिंपली एक्सप्लेनेशन देनी हो सिंपल वर्डिंग में, तो आप क्या कहोगे, द लार्जेस्ट मेन अर्थक्वेक इज कॉल्ड मेन शॉक। जो लार्जेस्ट मेन अर्थक्वेक होता है उसको हम कहते हैं मेन शॉक। और मेन शॉक जो है वो कब आते हैं, दे ऑलवेज फॉलोड बाय फोर शॉक्स। ठीक है, पहले फोर शॉक्स आएंगे फिर मेन शॉक्स आएंगे। और दूसरी बात, जो मेन शॉक्स हैं उनके बारे में भी यही है कि मेन शॉक ऑलवेज अकर्स इन द सेम प्लेस। ठीक है, जहाँ पे फोर शॉक्स आए हैं वहाँ पे मेन शॉक्स आएंगे। और फोर, या दूसरी वर्डिंग में आप ये कह सकते हो कि फोर शॉक्स जिस जगह पे हैं मेन शॉक भी उसी प्लेस पे होगा, ये नहीं है कि प्लेस चेंज होगी। ठीक है, और आपके जो फोर शॉक्स हैं, ठीक है, ये कंटिन्यू रह सकते हैं, जो आपके मेन शॉक्स है, सॉरी, ये जो मेन शॉक, तो इसका जो ट्रेमर है यानी इसकी जो वाइब्रेशन है, या तो ये कुछ टाइम के लिए होती है या फिर कुछ वीक्स के लिए होती है, इवन फॉर मंथ्स एंड इवन ईयर्स। ये इसकी जो कॉन्टीन्यूटी है ये एक सालों तक भी होती है। ठीक है, जो अर्थ को एक अफेक्टेड जोन है वहाँ पे। तो ये नहीं है कि ये मेन शॉक के जो ट्रेमर्स हैं या वाइब्रेशंस हैं वो आई और ख़त्म होगी, नहीं, वो इतनी कम होती हैं कि आपको फील नहीं होती, लेकिन वो वाइब्रेशंस रहती हैं इवन फॉर ईयर्स। तो ये एक बड़ी जो है याद रखने वाली चीज़ है इससे रिलेटेड। अब हम बात करते हैं मेजर लेयर्स ऑफ अर्थ की। इसको एक्सप्लेन थोड़ा बाद में करेंगे, तो अभी सिर्फ इतना बता दूं कि अर्थ जो है ना वो डिफरेंट लेयर्स की बनी हुई है। ठीक है, ये नहीं है कि अर्थ जो है एक आपको जो अर्थ मिली है वो टोटल एक ऑल इन ऑल है, नहीं, वो डिफरेंट लेयर्स में बनी हुई है। अगर अर्थ को मैं काटूं ना, ये जिसका ये सेक्शन है, ठीक है, अब उसमें फोर लेयर्स हैं अर्थ में। पहली लेयर है इनर कोर, दूसरी लेयर है आउटर कोर, तीसरी लेयर है मेंटल लेयर और फोर्थ लेयर है क्रस्ट लेयर। ठीक है, अब ये जो अर्थक्वेक का सेक्शन कटा हुआ है, ये सबसे इनर लेयर जो है वो कौन सी है, इनर कोर। इनर कोर के ऊपर जो लेयर है वो है आउटर कोर। ठीक है, और आउटर कोर के ऊपर होता है मेंटल, मेंटल के ऊपर होता है क्रस्ट। क्रस्ट और मेंटल का इंटर जो सेक्शन है वो है लिथोस्फीयर, यानी लिथोस्फीयर में मेंटल का भी थोड़ा पार्ट आता है, इसको आगे देखेंगे हम। ठीक है, तो अभी अगर सिंपली मैं बात करूं तो अर्थक्वेक की फोर लेयर, इनर लेयर या इनर कोर कहते हैं इसको, आउटर कोर, इनर कोर के ऊपर होती है आउटर कोर, यहाँ से यहाँ तक ये जो येलो पोर्शन है, येलो कलर नजर आ रहा है, ये है इनर कोर। उसके ऊपर जो आपको नजर आ रहा है ऑरेंज पोर्शन, वो है आउटर कोर। आउटर कोर के ऊपर होता है मेंटल, मेंटल के ऊपर होता है क्रस्ट। तो अर्थ जो है इन चार लेयर से मिलके बनी हुई है। ठीक है, और लिथोस्फीयर जो है वो ये याद रखना है, जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर ये पोर्शन है क्रस्ट और मेंटल के इंटरसेक्शन पे, ये पोर्शन है जिसमें मेंटल का भी कुछ पार्ट आ रहा होता है। इनको हम मजीद देखेंगे डिटेल में लेयर्स ऑफ अर्थ को। अच्छा, जिस तरह अब ये एक फिगर है, ये लेट्स सपोज जो है किसी का घर है आप में से, उसके बिल्कुल नीचे जो है वो लेयर जो सरफेस के साथ इंटैक्ट है, ये सरफेस है, उस लेयर का टॉप इस सरफेस के साथ इंटैक्ट है, और ये लेयर
कुछ डेप्थ तक नीचे जाती है, इसको हम देखेंगे कितनी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्रस्ट। जो ही क्रस्ट खत्म होती है, क्रस्ट जब खत्म होती है तो मेंटल लेयर शुरू हो जाती है। फिर मेंटल लेयर जो है फला आगे डेप्थ तक जाती है। फिर मेंटल लेयर जो ही खत्म होती है तो आपकी कौन सी लेयर शुरू हो जाती है, आपकी आउटर कोर शुरू हो जाती है। और जो ही आउटर कोर लेयर आपकी खत्म होती है तो आपकी इनर कोर लेयर शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जब अर्थक्वेक आता है तो ये उसके जो एनर्जी रिलीज करता है वो थ्रू आउट यूं रिलीज कर रहा होता है। अब बात करता हूं मैं क्रस्ट एंड टॉप ऑफ मेंटल की। अब मैंने बताया था टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ कौन सी है, दोबारा एक दफा देख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। टॉप मोस्ट लेयर अर्थ की क्रस्ट है, ये जो ब्राउन ब्राउन आपको ये नजर आ रहा है पोर्शन, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है ये वाला, ये मेंटल है सारा, ठीक है। टॉप पे क्रस्ट है, नीचे मेंटल है, फिर आउटर कोर है, फिर इनर कोर है, ठीक है। अब हम बात करने लगे हैं क्रस्ट एंड टॉप ऑफ मेंटल की, यानी क्रस्ट ऊपर वाली लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर, और उसके बाद मेंटल जो लेयर है उसका टॉप, क्योंकि मेंटल लेयर बहुत बड़ी थी, ठीक है। ऊपर ये क्रस्ट था तो मेंटल लेयर का टॉप ले रहे हैं, ओवरऑल मेंटल लेयर नहीं ले रहे हम मेंटल लेयर का टॉप ले रहे हैं। तो बेसिकली होता ये है कि जो क्रस्ट है ये ऊपर वाली लेयर, और जो टॉप ऑफ मेंटल है यानी मेंटल लेयर पूरी नहीं, उसका टॉप। तो क्रस्ट और टॉप ऑफ मेंटल ये एक थिन स्किन बनाते हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे। जैसे अगर मैं बात करूं, एप्पल सेब खाते हो, सेब के ऊपर छिलका लगा हुआ है, जो छिलका उतारते हो ना, तो यही समझ लो जो क्रस्ट है ना वो छिलका है, ठीक है। क्रस्ट क्या है, उस जो आप सेब या एप्पल खा रहे हो उसका छिलका है। जो ही एप्पल का आप छिलका उतारते हो तो नीचे जो लेयर आती है वो मेंटल है। तो मेंटल थोड़े से नीचे तक जाएगी, फिर उससे नीचे आउटर कोर, फिर इनर कोर। तो वो जो आप छिलका उतार रहे हो ना, और थोड़ा सा नीचे आप मेंटल की लेयर भी ले रहे हो, सिर्फ क्रस्ट नहीं, क्रस्ट के नीचे मेंटल की टॉप सरफेस, ठीक है। समझ लो कि ये ऊपर क्रस्ट है तो मेंटल जो है वो इतना है, तो मेंटल की टॉप सरफेस प्लस क्रस्ट, ये वाली आप सरफेस ले रहे हो। तो जो क्रस्ट और टॉप ऑफ मेंटल है, ये चीज याद रखनी है, सिर्फ क्रस्ट लेयर नहीं, क्रस्ट एंड टॉप ऑफ मेंटल, ये जो है ना मिलके, क्रस्ट और टॉप ऑफ मेंटल ये मिलके जो है ना स्किन बनाते हैं सरफेस ऑफ अर्थ की, ठीक है। और ये स्किन जो है वो ऑल इन वन पीस नहीं होती, मतलब ये कि स्किन थ्रू आउट जैसा सेब में ओवरऑल छिलका जो होता है वो चल रहा होता है, इस तरह नहीं होता। यहाँ पे इस केस में जो आपके जो होते हैं स्किन होती है वो पीसीस में बनी होती है, मतलब अर्थ के कुछ हिस्से में और है, फिर नेक्स्ट हिस्से में, जैसे ग्रीन लेयर नजर आ रही है, ग्रीन लाइन, ये ग्रीन लाइन एक अलग पीस है, ठीक है। ये ब्लू जो लाइन है ये एक अलग पीस है, ठीक है। इसी तरह पूरी अर्थ में डिफरेंट पीसीस से मिलके वो स्किन बनी होती है, जिसने अर्थ की सरफेस को कवर किया होता है, जैसे छिलके ने सेब को कवर किया होता है। इस तरह ये जो अर्थ की जो क्रस्ट और टॉप ऑफ कोर है, ये एक स्किन बनाती है अर्थ की, और इस स्किन ने जो है ना पूरे अर्थ के हिस्से को कवर किया होता है। और ये ऑल इन वन नहीं होती कि ओवरऑल उसी स्किन ने कवर किया होता है, ये डिफरेंट पीसीज में होती है। जैसे ये ग्रीन अलग पीस है, ये अलग पीस है, ठीक है। इन पीसीज टेक्टोनिक प्लेट्स, याद रखना, ये जो पीसीज होते हैं, जैसे ये ग्रीन एक अलग पीस है, ये टेक्टोनिक प्लेट 1 है, और ये ब्लू अलग है, ये टेक्टोनिक प्लेट 2 है। फिर आगे अर्थ में जाऊंगा वो और पीस आएगा, उसको टेक्टोनिक प्लेट 3 कहूंगा, फिर टेक्टोनिक प्लेट 4 कहूंगा, फिर टेक्टोनिक प्लेट 5 कहूंगा। तो ये जो पीसीज हैं इनको हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, और इनकी एजिस को हम कहते हैं प्लेट बाउंड्रीज। अब सिंपली अगर मैं टेक्टोनिक प्लेट को एक्सप्लेन करूं तो अर्थ जो है ना, ये एक पीस नहीं है, मतलब आपको जिस तरह ये तस्वीर में नजर आ रही है, अर्थ जो है ओवरऑल एक पीस है जो एक जगह से स्टार्ट हुई और ये खत्म होगी, जुड़ी हुई है आपस में, नहीं। ये बेसिकली बनी हुई है जिग्स ऑफ पजल। जैसे आप पजल खेलते हो ना, डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ के तस्वीर बनाते हो, इसी तरह ये देखो, ये पजल है, ये पार्ट मिलके, ये पार्ट मिलके, ये वाला पार्ट मिलके, ये वाला पार्ट मिलके, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला, इस तरह 19 से 20 पीसेस, तकरीबन 19 से 20 पीसेस मिलके आप की जो है वो क्या बना रहे होते हैं, अर्थ को बना रहे होते हैं। ये जो पीसीज है ना 19 से 20, 1 2 3 4, इस तरह के 19-20 पीसेज, इनको कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। जहाँ पे मसला हो मुझे बताना, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये था, ये ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स जो मैंने एक्सप्लेन की उसको सिंपल वर्डिंग में अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अर्थ जो है वो एक पीस नहीं है, ओवरऑल एक पीस नहीं है। अर्थ जो है वो जिग्स ऑफ पजल, जैसे पजल वाली गेम खेलते हो और डिफरेंट पजल्स को जोड़ते हो और एक पिक्चर बन जाती है, इस तरह अर्थ को एक डिफरेंट पीसेस से मिलके बनी हुई है,
एक पीस ये है, एक पीस ये है, एक पीस ये है, एक ये है, एक ये है, एक पीस ये है, एक पीस ये है। इस तरह 19 से 20 पीसीस से मिलके अर्थक्वेक बनी हुई है। ठीक है, इन पीसीस को, ये जो पीस है, इन पीसीस को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये पीस की डेप्थ कहाँ तक है, इस पीस में बेसिकली क्रस्ट पूरी आ जाती है और टॉप ऑफ मेंटल आता है। नीचे इनर कोर और आउटर कोर नहीं आती। टेक्टोनिक प्लेट्स में आउटर कोर और इनर कोर नहीं आती, क्योंकि इसकी डेप्थ भी होगी ना। पीस का एरिया तो ये हो गया, लेकिन इसकी डेप्थ नीचे तक कहाँ से होगी, इसकी डेप्थ होगी क्रस्ट एंड टॉप ऑफ मेंटल। इसमें क्रस्ट इंक्लूड होता है और टॉप ऑफ मेंटल में इंक्लूड होता है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स जो है, ये बेसिकली ये वो पीसीज हैं जिनसे अर्थ जो है बनी हुई है। और ये बेसिकली जो क्रस्ट और टॉप ऑफ मेंटल है, ये क्या बनाती है, अर्थ की स्किन बना रही होती है। अच्छा, अब जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ये किसके ऊपर पड़ी होती हैं? मैंने अभी बताया क्रस्ट एंड टॉप ऑफ मेंटल के। ठीक है, जो मेंटल क्या है, मेंटल बेसिकली मोल्टन लेयर ऑफ अर्थ है। ठीक है, मोल्टन हॉट पार्शली मोल्टन लेयर ऑफ अर्थ। ये मेंटल जो है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ये बहुत गर्म होती है और पार्शली जो है ना मोल्टन फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये यही रीज़न है कि अर्थक्वेक की जो मेंटल जो क्या कहते हैं, क्रस्ट के बाद मेंटल है, मेंटल सरफेस है अर्थक्वेक की, मेंटल लेयर है सॉरी। यही रीज़न है कि ये जो पीसीज हैं, ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, ये पीसीज अर्थक्वेक के मूव कर रहे होते हैं, स्टिल नहीं होते, लेकिन ये मूवमेंट इतनी कम होती है कि हमें फील नहीं होती। तो अर्थ इन टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट किस वजह से होती है? टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट ये मेंटल की वजह से होती है, क्योंकि मेंटल में जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है और ये मोल्टन लेयर होती है अर्थ सरफेस की। तो इसमें ये बात याद रखनी है कि ये जो प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, ये मूव कर रही हैं। ठीक है, अभी भी मूव कर रही हैं, लेकिन इनकी मूवमेंट कितनी है? 1 से 10 सेंटीमीटर। 1 से 10 सेंटीमीटर, ये बहुत कम मूवमेंट है। ठीक है, ये मूवमेंट फील नहीं होती। ठीक है, ये सारी मूवमेंट्स जो है ये हम फील नहीं कर सकते, लेकिन जब ये मूवमेंट्स बढ़ती हैं, ये 1 से 10, मैं बता रहा हूँ नॉर्मली टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है 1 से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और समटाइम्स क्या होता है, ये मूवमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और ये फील होती हैं। कैसे फील होती हैं? वाइब्रेशंस की फॉर्म में। आपके पाँव के नीचे फील होती है जी, कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, या वाइब्रेशन की फॉर्म में फील होती हैं, या फिर ये क्या करती हैं, ये पूरे शहर को तबाह कर देती हैं। इट डिस्ट्रॉय द इंटायर सिटी, और उसी चीज़ को हम कहते हैं अर्थक्वेक। ये जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, ये मूव कर रही हैं, 1 से 10 सेंटीमीटर इनकी मूवमेंट है। क्यों मूव कर रही हैं? क्योंकि ये बेसिकली इसका रीज़न ये है कि जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स जिसके ऊपर पड़ी हुई हैं, वो एक हार्ड पार्शली मोल्टन स्टेट में है, मेंटल। ठीक है, मेंटल क्या है? मैग्मा जो है, मैग्मा क्या होता है कि जिस तरह मैग्मा जब बाहर आता है, मैग्मा ये समझ लो कि मैग्मा जब अर्थ सरफेस से बाहर आता है तो लावा बन जाता है। जब वो अर्थ सरफेस के अंदर होता है तो वो उसको हम मैग्मा कहते हैं। जो ही वो अर्थ सरफेस के बाहर आता है तो उसको हम कहते हैं लावा। तो मैग्मा जो है वो मेंटल रॉक है। ठीक है, ये मैग्मा मेंटल जो रॉक है, ये क्रस्ट के नीचे है, ज़ाहिर है, क्योंकि पहली लेयर है क्रस्ट, क्रस्ट के बाद आता है मेंटल। तो जो मैग्मा है बेसिकली वो मेंटल रॉक है जो कि अर्थ क्रस्ट के नीचे है। ठीक है, मेंटल में जो मेंटल पोर्शन है मैग्मा रॉक उसके अंदर है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के नीचे। अब इसमें क्या होता है, ट्रेमेंडस हीट प्रेशर जो है वो क्या कर रहा होता है अर्थ में, वो हॉट मैग्मा को बेसिकली वो कॉज करता है कि हॉट मैग्मा फ्लो करे। उसकी कोशिश ये होती है, जो एक्सट्रीम हीट और प्रेशर होता है अर्थ में, उसकी यही कोशिश होती है कि जो हॉट मैग्मा है वो फ्लो करे। उसके फ्लो करने की वजह से क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है, जो भी मैंने बताया। और टेक्टोनिक प्लेट्स ने जो है ना बेसिकली दे मेक अप द अर्थ क्रस्ट। तो मैंने भी बताया कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है 1 to 10 सेंटीमीटर। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही हैं और उनकी मूवमेंट कितनी है, 1 to 10 सेंटीमीटर। और ये इतनी कम मूवमेंट है कि आपको फील नहीं होगी। लेकिन ये मूवमेंट जब बढ़ती है, ये 1 to 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, तो क्या होता है कि आपको वाइब्रेशंस फील होती हैं। और वो वाइब्रेशन कैसे फील होती हैं? आपके आपके ये वाइब्रेशन जो फील होती है, ये अंडर योर फीट यू फील दिस वाइब्रेशन। और ये वाइब्रेशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये क्या करती हैं, ये डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं, एंड इट कैन डिस्ट्रॉय द एंटायर सिटी। अब
वो जो डिस्ट्रक्शन है और वो जो वाइब्रेशंस हैं जो आपको फील होती हैं, उन्हीं वाइब्रेशंस को हम कहते हैं अर्थक्वेक। मैं बात कर रहा था लिथोस्फीयर क्या होता है। बाकी तो 4 आपकी लेयर्स होगी। क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे मेंटल, मेंटल के नीचे आउटर कोर, आउटर कोर के नीचे इनर कोर। अब ये लिथोस्फीयर है क्या? लिथोस्फीयर बेसिकली जो अर्थक्वेक होता है, वो अगर पूछा जाए कि अर्थक्वेक इनमें से किस लेयर में होता है, अर्थक्वेक क्रस्ट में होता है, मेंटल में होता है, अर्थ आउटर कोर में होता है, इनर कोर में होता है, मतलब उसका जो हाइपो सेंटर होता है वो कहाँ पे होता है, जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है अंडर द सरफेस। तो वो आपने यही आंसर देना है, वो लिथोस्फीयर रीजन होता है। ठीक है, अर्थक्वेक जहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है, अर्थक्वेक अकर्स इन द लिथोस्फीयर रीजन ऑफ द अर्थ। ठीक है, लिथोस्फीयर में क्या क्या आता है? लिथोस्फीयर में क्रस्ट आती है प्लस टॉप ऑफ मेंटल। टॉप ऑफ मेंटल आर आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल। ठीक है, में ये पूरी जो ब्राउन कलर की आपको शेडिंग नजर आ रही है, ये क्रस्ट है। जहाँ पे ब्राउन कलर ये खत्म हो रहा है ना, ये नीचे, ये है क्रस्ट की बॉटम। फिर यहाँ से नीचे से आपका स्टार्ट हो रहा है मेंटल, और मेंटल यहाँ तक चल रहा है, इस जगह तक। तो मेंटल का ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा प्लस क्रस्ट पूरी, ये दोनों जो है वो क्या है, ये इसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, क्योंकि क्रस्ट अलग है, मेंटल अलग है, तो क्रस्ट पूरा और मेंटल का टॉप अपर मोस्ट पार्ट, ठीक है, लिथोस्फीयर इसको कहा जाता है। तो लिथोस्फीयर वो रीजन है जहाँ पे अर्थक्वेक अकर होता है। ठीक है, क्योंकि उसका हाइपो सेंटर इस रीजन में होता है और एपी सेंटर क्योंकि ऑन द सरफेस होगा। ठीक है, तो लिथोस्फीयर का आपने यही बताना है कि लिथोस्फीयर में क्या क्या आता है। लिथोस्फीयर में क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट प्लस इस मेंटल का जो सेकंड लेयर है, इस मेंटल का अपर मोस्ट पार्ट जो है वो लिथोस्फीयर रीजन में आता है। उसके बाद आज तक जो हाईएस्ट मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक या मोस्ट हॉरिफाइंग अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए गए वो कौन कौन से? उनमें से एक जो रिकॉर्ड किया गया था, जो मोस्ट हॉरिफाइंग अर्थक्वेक था टिल डेट, अभी तक की बात कर रहा हूँ, वो था 9.5 मैग्नीट्यूड का। ये मैग्नीट्यूड में समझाऊंगा, ये मैग्नीट्यूड हम लेते हैं 10 में से। जिस तरह आपको मार्क्स दिए जाते हैं 100 में से, और 100 में से फिर ग्रेडिंग की जाती है, जिसके 50 हो वो पास होता है, जिसके 50 बिलो हो वो फेल हो जाता है। तो जो अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड है वो 10 में से ली जाती है। ठीक है, 10 का मतलब ये बहुत ही स्वेयर अर्थक्वेक है, और 0 का मतलब ये होता है कि अर्थक्वेक फील ही नहीं हुआ, वाइब्रेशन फील ही नहीं हुई। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाओ, हाईएस्ट द मोस्ट हॉरिफाइंग अर्थक्वेक रिकॉर्डेड टिल डेट वाज ऑफ मैग्नीट्यूड 9.5। उसका मैग्नीट्यूड था 9.5, और ये कहाँ पे हुआ था? ये चिली में हुआ था, वाल्दीविया। ठीक है, जगह है वाल्दीविया, एक जगह है चिली में। ठीक है, चिली अमेरिका में, ठीक है, सदर्न अमेरिका में। तो 1960s में ये अर्थक्वेक आया था, 1960 में अर्थक्वेक आया था, जिसका मैग्नीट्यूड था 9.5। सेकेंड मोस्ट हॉरिफाइंग जो अर्थक्वेक आया था वो जापान में आया था, और ये जापान में 2011 में आया था। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 9 था। चिली वाला जो अर्थक्वेक आया था उसका जो मैग्नीट्यूड था वो 9.5 था, इसका मैग्नीट्यूड 9.5 था। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड था वो 9 था, जो जापान में आया था इन 2011, 11 मार्च 2011 में आया था। इसकी मैग्नीट्यूड 9 थी, इसकी मैग्नीट्यूड 9.5 थी। इसने बहुत ज़्यादा तबाही की थी। जो जापान में आया था ना, मैसिव डिस्ट्रक्शन की थी। ठीक है, और बहुत सी डेथ्स हुई थी। जो जापान वाला था उसमें तकरीबन 16,000 डेथ्स हुई थी, 16,000 लोग मरे थे। उसके बाद पाकिस्तान में जो अर्थक्वेक आया था मैसिव, वो 2005 में आया था, 8 अक्टूबर 2005 में कश्मीर में आया था। ठीक है, तो ये जो अर्थक्वेक था उसका जो कश्मीर में आया था 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान में, उसका मैग्नीट्यूड था 7.6। ठीक है, इसका था 9,
इसका था 9.5। इसका मैग्नीट्यूड था 7.6 जो कश्मीर में आया था 8 अक्टूबर को, ठीक है। और उसने पूरे कश्मीर रीजन को हिला दिया था और लॉन्ग द सेक्शन ऑफ, और इसके अलावा वो कुछ पाकिस्तान का और हिस्सा, इंडिया और अफगानिस्तान तक उसके जो है ट्रेमर्स फील किए गए थे और वहाँ पे भी जो है ना माइनर डिस्ट्रक्शन हुई थी। तो कश्मीर में जो आया था उसमें तकरीबन 80,000 डेथ्स हुई थी। 80,000 लोग जो है ना, वो 80,000 वो दे पेरिश्ड, और तकरीबन 40 लाख पीपल्स जो है ना वो होमलेस हो गए थे। तो ये बेसिकली अर्थक्वेक की थोड़ी हिस्ट्री है। तो दो जो मोस्ट हॉरिफाइंग थे वो मैंने आपको बताया, एक आया 1960 में चिली में, वाल्दिविया, और सेकंड जो अर्थक्वेक आया था वो जापान में आया था इन 2011 मार्च, और उसका मैग्नीट्यूड था 9। और जो पाकिस्तान में आया था 7.6 मैग्नीट्यूड का। पाकिस्तान में 2005 जो कश्मीर में आया था अर्थक्वेक, उससे पहले भी एक स्वेयर अर्थक्वेक आ चुका है, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। वो आया था कोयटा में, उसका मैग्नीट्यूड था 7.5, ठीक है। वो आया था 1935 में इन कोयटा, उसने कोयटा को तबाह कर दिया था टोटली, ठीक है। उस पर हम देखेंगे थोड़ा सा। तो ये मोस्ट हॉरिफाइंग अर्थक्वेक थे जो कि अभी तक अगर हो चुके हैं। अच्छा, अब उसके बाद साइज्मिक वेव्स क्या होती हैं? Seismic waves की seismic basically is related to earthquake. Seismic we mean earthquake, ठीक है। earthquake की वजह से जो waves प्रोड्यूस होती हैं। अब जो जियोलॉजिस्ट है ना वो एक डिवाइस यूज करते हैं जो कि वेव्स को डिटेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। वो वेव्स क्यों पैदा होती हैं? अभी बताया कि टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव करेंगी तो वेव्स पैदा होंगी। टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही हैं, उनकी मूवमेंट है बहुत स्लो, 1 to 10 सेंटीमीटर। लेकिन जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट जो है वो 1 to 10 सेंटीमीटर की बजाय जब बढ़ती है, और वो इतनी बढ़ती है कि या तो वो आपको फील होती है या फिर आपकी जो एंटायर सिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, तो उसी चीज़ को हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जो जियोलॉजिस्ट डिवाइस यूज़ करते हैं, बेसिकली दे यूज़ अ डिवाइस दैट कैन सेंस द वेव्स। तो वो वेव्स क्यों प्रोड्यूस होती हैं? वो वेव प्रोड्यूस होती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से। इन वेव्स को हम क्या कहते हैं? साइज्मिक वेव्स, ठीक है। जो वेव्स टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होती हैं उनको हम कहते हैं साइज्मिक वेव्स। और जो डिवाइस यूज होती है साइज्मिक वेव्स को मेजर करने के लिए, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? अच्छा, ये साइज्मिक वेव्स हैं जी। ये एक डिवाइस है जो कि जब ट्रेमर होगा या जब वाइब्रेशंस होंगी तो ये यहाँ पे अर्थक्वेक को की मूवमेंट को, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट को मेजर करेगी। अब जो डिवाइस है जो कि ये डिवाइस मेजर कर रही है इनकी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट को, उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे? उस डिवाइस को हम कहेंगे साइज्मोग्राफ या फिर साइज्मोमीटर, दोनों। साइज्मोग्राफ या फिर साइज्मोमीटर, या फिर इनको कहते हैं एक्सेलरेरोमीटर, एक्सेलरेशन से एक्सेलरेरोमीटर। तो जो साइज्मोग्राफ है या साइज्मोमीटर है, ठीक है, ये डिवाइस है जो कि क्या मेजर कर रही होती है? ये टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट को मेजर करती है। और जो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही होती हैं, ठीक है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही हैं उनकी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? उनकी हम मूवमेंट को कहते हैं साइज्मिक वेव्स कहते हैं। और जो डिवाइस इस मूवमेंट को मेजर कर रही है उसको हम कहते हैं साइज्मोग्राफ या फिर उसको हम कहते हैं साइज्मोमीटर, ठीक है। और आजकल तो बेसिकली आपके जो स्मार्टफोन्स हैं उसमें भी जो है ये आप मेजर कर सकते हो अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस को, ठीक है। तो बेसिकली वो भी डिटेक्ट करते हैं, उनके अंदर चिप लगी होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है? आपकी जो साइज्मिक वेव्स हैं उनको मेजर करती हैं। तो एक एप्लीकेशन है मोबाइल्स में माई शेक के नाम से, ठीक है, माई शेक के नाम से। उस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप जो है वो आप मेजर कर सकते हो अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस को, ठीक है। तो ये आईफोन में बेसिकली मुझे पता है इसका एप्लीकेशन का, बाकी मुझे स्मार्टफोन्स का नहीं पता। तो आप जो है, अब तो इतना मतलब एडवांस हो गया है कि पहले तो ये हम डिवाइसेस यूज़ करते थे प्रॉपर जो सिर्फ अर्थक्वेक को मेजर करती थी। अब जो है हम क्या कर रहे हैं? अब हम उन डिवाइसेस की जगह हम जो है स्मार्टफोन्स के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं अर्थक्वेक के बारे में, उसकी जो है साइज्मिक वेव्स के बारे में,
और वो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं और डिफरेंट जो आपके स्मार्टफोन्स हैं उनमें वो चिप इंस्टॉल की गई है, एक्सेलरोमीटर चिप होती है जो कि क्या करती है, जो मेजर करती है अर्थक्वेक को। तो बेसिकली दो चीज़ें याद रखनी है कि एक जो डिवाइस यूज़ होती है, वो डिवाइस कौन सी यूज़ होती है, वो साइज्मोमीटर यूज़ होता है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, या साइज्मोग्राफ भी कहते हैं। और जो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से वेव्स क्रिएट होती हैं उनको साइज्मिक वेव्स कहते हैं। आवाज़ आ रही है ना सबको? जी सर, आ रही है। ठीक है, मुझे ज़रा कंफर्म कर दिया करो, मैं कहूँ शायद मैं वैसे ही लगाऊँ। अच्छा, अब हम आते हैं वो जो मैंने बात की कि अर्थक्वेक आया था कश्मीर में जो है वो 7.6 मैग्नीट्यूड का, जापान में 9 मैग्नीट्यूड का और चिली में 9.6 मैग्नीट्यूड का। ठीक है, अब ये जो अर्थक्वेक्स आए थे ये इनकी ये बेसिकली मैग्नीट्यूड था, ये 6, 7, 5, 6 ये मैग्नीट्यूड। अब ये जो मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक का, ये जो हम मेजर करते हैं वो किस स्केल पे मेजर करते हैं, तो डिफरेंट स्केल यूज होते हैं जिन पे हम मेजर करते हैं अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड। तो जो पहला स्केल है उसको कहते हैं रिक्टर स्केल। ठीक है, रिक्टर स्केल। तो जो अर्थक्वेक इवेंट्स हैं दे आर स्केल्ड अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ शॉक्स, कि जो शॉक्स आए हैं उनकी मैग्नीट्यूड क्या थी, उससे बताया जाता है कि अर्थक्वेक जो है वो मेजर था या माइनर था या फिर स्मॉल, जो भी है मॉडरेट था। ठीक है, तो जो बेसिकली जो स्केलिंग की जाती है अर्थक्वेक इवेंट्स की, वो अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ शॉक्स की जाती है और उनको हम कहते हैं रिक्टर स्केल। उस स्केल को हम क्या कहते हैं, रिक्टर स्केल। तो मैग्नीट्यूड जो है वो रिक्टर स्केल जो है, जो स्पेसिफिकली रिक्टर स्केल की बात कर रहा हूँ, जो मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस की जाती है वो एब्सोल्यूट नंबर में की जाती है, 0 से लेके 10 तक। ठीक है, 0 का मतलब ये है कि लोएस्ट अर्थक्वेक, मतलब जहाँ पे वी फील नथिंग, पीपल फील नथिंग। और 10 का मतलब क्या है, हाईएस्ट अर्थक्वेक, जो कि स्वेयर डिस्ट्रक्शन और लॉस ऑफ लाइफ क्रिएट करता है। ठीक है, तो 10 का मतलब है स्फीयर अर्थक्वेक और 0 का मतलब है कि आपको फील ही नहीं होती वाइब्रेशन। तो ये रिक्टर स्केल यूज होता है। ठीक है, जो कि क्या बता रहा होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ शॉक बता रहा होता है। तो जो मैग्नीट्यूड किससे रिलेट करती है, मैग्नीट्यूड इज बेसिकली रिलेटेड टू द एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, जो ड्यूरिंग अर्थक्वेक एनर्जी रिलीज हो रही होती है, मैग्नीट्यूड जो है उसको रिलेट कर रहा होता है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो रिक्टर स्केल ये अगर 0 से 2 अर्थक्वेक है, मैग्नीट्यूड उसका 0 से 2 के दरमियान है, तो वो आपको फील भी नहीं होगा, बेयरली सेंस। 2 से 4 के दरमियान अगर मैग्नीट्यूड हो तो उसको हम कहते हैं माइनर वाइब्रेशंस। 4 से 5 के दरमियान अर्थक्वेक हो तो उसको हम कहते हैं स्मॉल और लाइट अर्थक्वेक। 5 से 5.9 के दरमियान अगर अर्थक्वेक हो तो उसको हम कहते हैं मॉडरेट अर्थक्वेक। 6 to 6.9 के दरमियान अगर अर्थक्वेक हो तो हम उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, और ग्रेटर देन 7 हो तो उसको हम कहते हैं मेजर अर्थक्वेक। तो पाकिस्तान में मेजर 2 अर्थक्वेक आए हुए हैं, जिसकी एक ही मैंने भी बताया, कश्मीर में जो है 7.6 मैग्नीट्यूड था, और कोयटा जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था उसका मैग्नीट्यूड 7.5 था। तो ये देखो, ग्रेटर देन 7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक थे। तो ये जो है बेसिकली पाकिस्तान में मेजर अर्थक्वेक है। ठीक है, बाकी माइनर लेवल पे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं जिनका मैग्नीट्यूड इधर कहीं लाई कर रहा होता है, डिफरेंट रीजन पाकिस्तान के आते रहते हैं। तो जो आपका रिक्टर स्केल है ना, रिक्टर स्केल अर्थक्वेक मेजर करते हैं अप टू 10 मैग्नीट्यूड। खैर देखो 9.6 अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्डेड, 9.5 या 9.6 चिली में हाईएस्ट रिकॉर्डेड मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो अभी तक तो हाईएस्ट रिकॉर्डेड टिल डेट 9.6 या 10 के ऊपर तो अभी तक टिल डेट गया ही नहीं ना। तो वैसे जो है रिक्टर स्केल की जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, जो मेजर करने की, वो है अप टू 10 मैग्नीट्यूड। अप टू 10 मैग्नीट्यूड तक वो मेजर कर सकता है, लेकिन लोएस्ट मैग्नीट्यूड के लिए रिक्टर स्केल ठीक है, लेकिन हाईएस्ट मैग्नीट्यूड के रिक्टर स्केल रिजल्ट सही नहीं देता। तो जो रिक्टर स्केल है वो बेसिकली 0 से 10 तक इसका स्केल है, जो नॉर्मली स्केल अब यूज़ होता था, लेकिन अब जो है रिक्टर स्केल से भी ऊपर एक स्केल है जो यूज़ हो रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो रिक्टर स्केल बेसिकली पहला स्केल था जो
अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड के लिए बनाया गया था 1935 में। ठीक है, जो जिस बंदे ने बनाया था ना ये स्केल, उसका नाम था रिक्टर। ठीक है, ये उसके नाम पे रिक्टर ने ये स्केल बनाया था 1935 में। ठीक है, और ये पहला स्केल था जो कि अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को मेजर कर रहा था। ठीक है, तो ये रिक्टर स्केल 1935 में बना। उसके अलावा रिक्टर स्केल के अलावा और कौन कौन सा स्केल यूज हो सकता है? ठीक है, रिक्टर स्केल के अलावा एक स्केल जो यूज होता है वो है मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। ये मॉडर्न स्केल है जी, ये आजकल बहुत यूज होता है। अब रिक्टर स्केल, क्योंकि मैंने बताया रिक्टर स्केल जो है वो अगर हाईएस्ट मैग्नीट्यूड हो तो रिक्टर स्केल रिजल्ट ठीक नहीं देता। तो आजकल जो बहुत ज़्यादा स्केल यूज हो रहा है वो है मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। और इसके अलावा मरकाली स्केल जो है ये ओल्ड है, ये ओल्ड स्केल हो चुका है, अब यूज़ नहीं होता। ये बहुत पुराना है, कन्वेंशनल है और ये इस एक्यूरेसी भी नहीं है इसकी। सबसे पहले हम मरकाली के अलावा हम पहले बात करते हैं मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल की। तो मैंने भी बात की जो मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल है वो क्यों यूज़ होता है, क्योंकि जो रिक्टर स्केल है वो एक्यूरेट एस्टिमेट नहीं देता लार्ज मैग्नीट्यूड्स के लिए। जो अर्थक्वेक लार्ज मैग्नीट्यूड के हैं उनकी का एक्यूरेट एस्टिमेट जो है ना रिक्टर स्केल प्रोवाइड नहीं करता। तो आजकल जो है मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल जो है वो प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये इट वर्क्स ओवर अ वाइडर रेंज ऑफ अर्थक्वेक साइजेस, और ये ग्लोबली एप्लीकेबल है। मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल ग्लोबली और यहीं यूज़ किया जा रहा है, और ये वाइडर रेंज ऑफ अर्थक्वेक साइजेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और इसके अलावा जो है ये इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, इस स्केल की कोई अपर लिमिट नहीं है कि कहाँ तक मेजर कर सकता है। मैंने बताया था कि रिक्टर स्केल की अपर लिमिट है 10, यानी अप टू 10 मैग्नीट्यूड जो अर्थक्वेक है वो रिक्टर स्केल मेजर कर सकता है। लेकिन 10 से ऊपर जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो रिक्टर स्केल मेजर नहीं कर सकता। लेकिन मूवमेंट मैग्नीट्यूड जो स्केल है इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, मतलब कि इस लिमिट तक आप कहो कि वो मेजर कर सकते हैं, तो इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। 10, 11, 13 जितनी भी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है ये मेजर कर लेगा। लेकिन इतनी सवेरिटी, इतनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक जो है अभी तक टिल डेट जो है वो आया ही 9.6 तक है। ठीक है, 9.6 से ऊपर मैग्नीट्यूड का अभी तक नहीं आया। तो जो एक्यूरेसी देता है ना मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, वो 8 मैग्नीट्यूड से लेके इस 8 मैग्नीट्यूड मिनिमम तक वो बेहतर एक्यूरेसी देता है। यानी अगर अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड 8 और उससे अबव है, 8 एंड अबव मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, तो इसकी एक्यूरेसी ओके है, अच्छी एक्यूरेसी देता है। यानी कि जिनकी अर्थक्वेक्स की इंटेंसिटी ज़्यादा है उनके लिए ये मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल जो है वो प्रेफरेबल है 8 मैग्नीट्यूड और अबव के लिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर 10 से ऊपर मैग्नीट्यूड होगी ना तो ये अर्थक्वेक जो है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी देगा, लेकिन इतना मैंने बताया पॉसिबल नहीं है। तो बड़े मैग्नीट्यूड्स के लिए अर्थक्वेक के जो बड़े मैग्नीट्यूड्स हैं लाइक 8 एंड अबव, उनके लिए मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल जो है ना बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन स्मॉल मैग्नीट्यूड्स के लिए जो है वो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास रिक्टर स्केल। ठीक है, तो हम जो है नॉर्मली ये अब ग्लोबली यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पे जो अर्थक्वेक साइज्मिक जोन्स हैं, जहाँ पे स्वेयर अर्थक्वेक अकर्स होते हैं, वहाँ पे हम मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो इसकी एक्यूरेसी है, फिर वही बात करूँगा कि लार्जर अर्थक्वेक्स के लिए इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, स्मॉलर अर्थक्वेक्स के लिए इसकी एक्यूरेसी इतनी खास नहीं है। ठीक है, तो 8 मैग्नीट्यूड से अबव होगा अर्थक्वेक या 8 होगा तो उसके लिए ये एप्लीकेबल है, और ये एप्लीकेबल है ग्लोबली। और सबसे अच्छी एक्यूरेसी देगा अगर अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड 10 अबव होगी, जो कि अभी मैंने बताया 9.6 मैग्नीट्यूड का अभी तक हाईएस्ट रिकॉर्डेड जो मैग्नीट्यूड है वो है 9.6। इसके अलावा जो मरकाली स्केल है, मरकाली स्केल बहुत पुराना स्केल है जो कि मरकाली ने बनाया था, इसके नाम पे इसका नाम है 1902 में, बिफोर रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल बना था 1935 में और मरकाली स्केल बना था 1902 में। तो जो रिक्टर स्केल है वो बेसिकली प्रैक्टिकली मेजर कर रहा था आपकी मैग्नीट्यूड्स को, लेकिन मरकाली स्केल जो है वो इस तरह मैग्नीट्यूड को मेजर नहीं करता था। ठीक है, वो बेसिकली मरकाली स्केल पहली बात है अब तो ऑब्सलीट हो चुके हैं, मतलब कि ओल्ड फैशन है, अब यूज़ नहीं होता, ना एक्यूरेट है। ठीक है, अब मरकाली स्केल में बेसिकली मरकाली स्केल में यार ये बंद करो ऑडियो, ये कौन है ऑडियो बंद करे।
मरकाली स्केल में कोई ऐसी डिवाइस यूज़ नहीं हो रही थी जो कि मेजर कर रही थी उसके साइज्मिक वेव्स को। ये बेसिकली लोगों से क्या किया जाता था, जिन लोगों को अर्थक्वेक का एक्सपीरियंस था ना, उनकी ऑब्जर्वेशंस ली जाती थी और उसके मुताबिक इंटेंसिटी बताई जाती थी। जैसे कि आप में से कोई 3-4 लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस है अर्थक्वेक का, मैं एक से पूछता हूँ, अच्छा जी आपको कितनी इंटेंसिटी लगता है, रेट करो। 1 से लेके 10 तक आप रेट करो कि जिस तरह अक्सर जी लोग पूछते हैं यार मैं कैसा लग रहा हूँ, 1 से 10 तक मुझे नंबर दो। एक मतलब वर्स्ट कंडीशन है, 10 मतलब सबसे अच्छा लग रहा हूँ, अच्छी खूबसूरत लग रहा हूँ। कहते हैं ना प्रैक्टिकली कि 1 to 10 मुझे नंबर करो, नंबर दो। ठीक है, इस तरह ये मरकाली स्केल यूज होता था। ये कोई इक्विपमेंट नहीं था, साइज्मोग्राफ नहीं थे कि उससे जो है ना साइज्मिक वेव्स मेजर की जाएं। ये बेसिकली लोग जिनकी ऑब्जर्वेशंस थी पीपल की, जो कि एक्सपीरियंस थे अर्थक्वेक से रिलेटेड, तो वो क्या करते थे, वो अपनी ऑब्जर्वेशंस देते थे। वो बताते थे जी हमें तकरीबन हमारा एस्टिमेशन ये है कि इतनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक है, तो वो उसके मुताबिक स्केल बनाते थे। तो ये एक्यूरेट स्केल नहीं है। इसमें मसला क्या था, इसमें मसला ये था कि कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के बताते थे जी अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा है, कुछ बताते थे कोई नहीं जी इतना नहीं। यार बंदा अपनी उस सोच के साथ, अब तुम में से 2 बंदों से मैं पूछता हूँ जी, हाँ जी अर्थ एक ही जगह पे हो आप, अर्थक्वेक कैसा है, एक कहता है जी बस ठीक था, इतना कोई खास नहीं था, एक कहता है जी नहीं बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक था। अब 2 बंदों के जो है बेसिकली इन दोनों में इख्तलाफ आ गया। ठीक है, एक की ऑब्जर्वेशन और है, एक की ऑब्जर्वेशन और है, एक एग्जेजरेट करके बता रहा है, एक जो है वो मतलब जो है बेसिकली कंडीशन उससे भी वर्स्ट बता रहा है। तो 2 विटनेस आप इस स्केल को यूज करोगे तो कोई भी आपको 2 विटनेस नहीं मिलेंगे जो कि एग्री हों एक दूसरे की बात पे। ठीक है, हर बंदा जो है ना अपनी बात करेगा, तो एवरीबडी बेसिकली विल से डिफरेंट, तो दैट्स वाई ये स्केल जो है एक्यूरेट नहीं। तो मरकाली स्केल जो है वो बेसिकली ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड कर रहा था, जो कि एक्सपीरियंस लोग थी उनकी, उनसे रेटिंग ली जाती थी कि किस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आपको फील हुआ है। ये तो बाकायदा मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल और रिक्टर स्केल तो डिवाइसेस है जो कि अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को मेजर कर रही हैं, साइज्मिक वेव्स को मेजर कर रही हैं। ठीक है, ये तो प्रॉपर, ये तो एक्यूरेट है ना दोनों। लेकिन जो मरकाली स्केल है, मरकाली स्केल जो था वो जस्ट लोगों के ऑब्जर्वेशंस को यूज करता था। तो जिनको अर्थक्वेक से रिलेटेड एक्सपीरियंस था, तो बात वही है कि 2 विटनेस आप नहीं आप फाइंड कर सकते जो कि एग्री हों ऑन व्हाट हैपेंड। दैट्स व्हाई मरकाली स्केल जो है वो एक्यूरेट नहीं है और ये जो है ऑब्सलीट हो चुका है। और दूसरी बात, मैंने अभी बात की पाकिस्तान में जो अर्थक्वेक आया 7.6 मैग्नीट्यूड का, ये किस स्केल के मुताबिक है जी, ये रिक्टर स्केल के मुताबिक है। ठीक है, ये जो 7.6 की अभी मैंने बात की कि पाकिस्तान में 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, तो मुझसे किसी ने पूछा नहीं कि ये स्केल कौन सा है, तो ये रिक्टर स्केल है। 7.6 रिक्टर स्केल, 0 to 10 मैंने बताया था रिक्टर स्केल है। तो ये अकॉर्डिंग टू रिक्टर स्केल जो है उसकी मैग्नीट्यूड है। जो स्केल पाकिस्तान में बेसिकली मुजफ्फराबाद में अर्थक्वेक मेजर हुआ था वो रिक्टर स्केल था। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं अमाउंट ऑफ डैमेज को, मतलब कि हम अक्सर कहते हैं ना यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, फलां जगह डैमेज कम हुआ। पाकिस्तान एपी सेंटर था अर्थक्वेक का, वो अक्सर सुनते हो ना कि अर्थक्वेक का एपी सेंटर ये था। तो अभी मैंने आपको 2 डेफिनेशन बताई हैं कि एपी एपी सेंटर क्या है, हाइपो सेंटर क्या है। अब नेक्स्ट टाइम अगर सुनो तो पता होना चाहिए कि हाइपो सेंटर क्या है, कि वो प्लेस जहाँ से, इट इज़ द प्लेस बिलो द अर्थ फ्रॉम वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स, और एपी सेंटर डायरेक्टली उसी पॉइंट के अबव होता है ऑन द सरफेस। ठीक है, वो अक्सर सुनते हैं जी एपी सेंटर अफगानिस्तान में था तो इतनी डिस्ट्रक्शन हुई, पाकिस्तान में डिस्ट्रक्शन कम हुई, या पाकिस्तान में ही एपी सेंटर था अर्थक्वेक का फलां जगह, एक ही जगह जहाँ पे डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुई तो उस दूसरी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय नहीं हुई। तो ये किस भी चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है डैमेज। तो डैमेज जो बेसिकली डिपेंड करता है अर्थक्वेक का, वो बेसिकली जो डिफरेंट बिल्डिंग डिज़ाइंस हैं, दे होल्ड डिफरेंटली इन एन अर्थक्वेक। ठीक है, बिल्डिंग डिज़ाइन पे पहली बात है वो डिपेंड कर रहा होता है। तो डिफरेंट बिल्डिंग डिज़ाइन है वो डिफरेंट वे में डील करेगी। ये नहीं है कि हर बिल्डिंग का डिज़ाइन अगर डिफरेंट है तो सारी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो, नहीं, कुछ बिल्डिंग सर्वाइव कर जाएंगी, कुछ बिल्डिंग डिस्ट्रॉय नहीं होगी। अब मैंने बताया कि
कुछ बिल्डिंग्स का डिज़ाइन होता है वो अर्थक्वेक बिल्डिंग्स होती हैं, मतलब वो स्पेशल अर्थक्वेक के लिए डिज़ाइन की जाती हैं उसी रीजन में, और कुछ बिल्डिंग का डिज़ाइन सिंपल होगा, कन्वेंशनल होगा, तो जो अर्थक्वेक के लिए डिज़ाइन की गई होंगी बिल्डिंग में भी वो सर्वाइव कर जाएं, और जो सिंपल कन्वेंशनल तरीके से बिल्डिंग्स बनी है वो सर्वाइव ना कर सकें। तो बिल्डिंग डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डैमेज बताता है। ठीक है, अगर बिल्डिंग डिज़ाइन अच्छा होगा तो डैमेज आपका कम से कम होगा, या मे भी हो ही ना, मिनिमल होगा। अगर बिल्डिंग डिज़ाइन आपका अर्थक्वेक रीजन में वहीं कन्वेंशनल तरीके पे है, या उस इतना नहीं है कि वो अर्थक्वेक बेयर कर सके, तो बेसिकली बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो बिल्डिंग डिज़ाइन पे सबसे पहली चीज़ है डिपेंड कर रहा होता है। सेकंड चीज़ है डिस्टेंस फ्रॉम एपिसेंटर। देखो जहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है, मैं बता चुका हूँ एपिसेंटर उसका अफगानिस्तान है। ठीक है, उसका एपिसेंटर से जितना दूर वो होगा उतना कम डैमेज होगा। अब अफगानिस्तान में अर्थक्वेक, चलो मैं बात करता हूँ कश्मीर में अर्थक्वेक आया, तो कम सबसे कम डैमेज कहाँ होना चाहिए? जो कश्मीर से सबसे दूर इलाका है पाकिस्तान का, और उसका सबसे करीब जो डैमेज होना चाहिए, ज़्यादा डैमेज होना चाहिए जो कश्मीर के आसपास है। जो कश्मीर के आसपास इलाके हैं, मीरपुर हैं, मतलब मुजफ्फराबाद अगर लेट्स सपोज एपी सेंटर है, अल्लाह ना करे, तो मैं कहता हूँ मीरपुर हो गया आपका, ये नीलम हो गया, मंगला, ये आसपास के इलाके हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी। अब बावलपुर चला जाऊँ तो वो दूर हो जाता है, तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन कम होगी। ठीक है, एज कम्पेयर टू दैट प्लेसेस। तो ये अर्थक्वेक का डैमेज एपी सेंटर पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम एपी सेंटर कितना है। द फर्दर यू आर फ्रॉम अर्थक्वेक या फर्दर यू आर फ्रॉम एपी सेंटर, जो लेस डैमेज यू विल सी। मतलब ये है कि जितना दूर आप एपी सेंटर से होगे उतना कम डैमेज आपको मिलेगा। उसके बाद ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सरफेस मटेरियल पे ऑफ द बिल्डिंग रेस्ट ऑन, मतलब जो बिल्डिंग रेस्ट कर रही होती है, जो फाउंडेशन होती है बिल्डिंग की, वो किसके ऊपर रेस्ट कर रही है। आपकी फाउंडेशन जो है नीचे, क्योंकि अल्लाह ताला ने नेचुरल बनाया है, तो नीचे आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स भी हो सकती हैं। ठीक है, डिफरेंट स्टेट हो सकती है, सैंडी सॉइल हो सकती है, क्लेई सॉइल हो सकती है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी नीचे सरफेस मटेरियल कैसा है। वो जब रोड बनाई जाती है कहते हैं फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, सब ग्रेड स्ट्रांग होना चाहिए, तब रोड ऊपर जो है ना प्रॉपरली फेल नहीं करेगी, सेटल नहीं करेगी, जो है बेयर करेगी लोड को। फाउंडेशन अगर कहते हैं स्ट्रांग ना हो, सब सॉइल स्ट्रांग ना हो, या नेचुरल सब ग्रेड स्ट्रांग ना हो, तो रोड फेल कर जाती है। सिमिलरली जब बिल्डिंग की फाउंडेशन ही नहीं स्ट्रांग होगी, यानी फाउंडेशन से मुराद जिस पे वो रेस्ट कर रही है, तो सबसे ज़्यादा बेयरिंग कैपेसिटी किसकी होती है? हिली एरियाज में होती है। ठीक है, सबसे कम बेयरिंग कैपेसिटी जो होती है वो जो अदर प्लेसेस हैं अदर देन हिली एरियाज, वहाँ पे बेयरिंग कैपेसिटी उस लिहाज से डिपेंड करता है ना, बेयरिंग कैपेसिटी डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। तो बेयरिंग कैपेसिटी सबसे अच्छी हिली एरियाज की होती है, क्योंकि नीचे रॉक्स होती हैं जो स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनमें क्रैक्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू डिफरेंट सॉइल स्ट्रक्चर्स। तो बात खैर आगे निकल गई, मैं बात ये कर रहा था अगर बिल्डिंग सॉलिड रॉक पे बने, यस, देखो दो चीज़ें ले लो, एक सॉलिड रॉक है और एक जगह सैंड है। अब दोनों में बहुत डिफरेंस है, डैमेज में डिफरेंस आएगा। अब एक बिल्डिंग जो सॉलिड रॉक में बनी है ना, वो कम शेक करेगी, यानी अर्थ एक जगह जब आएगा तो उसमें शेकिंग यानी वाइब्रेशंस कम होंगी। और जो बिल्डिंग सैंड में बनी होगी, सैंडी सॉइल होगी, ठीक है, उसमें जो सॉलिड रॉक के मुकाबले में जो है ना शेकिंग या वाइब्रेशन जो है वो ज़्यादा होगा। तो वही बात है कि टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, सरफेस मटेरियल पे, कि टाइप ऑफ सरफेस मटेरियल जिस तरह का होगा उस लिहाज से जो है डैमेज भी होगा। तो जो आपकी सॉलिड रॉक है वो इतना डैमेज कॉज नहीं करती जितना कि सैंडी लॉट कॉज करती। मतलब एक स्ट्रक्चर अगर सैंडी लॉट पे बना हुआ है तो वो डैमेज एज कम्पेयर टू सॉलिड रॉक जो है वो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। तो ये बेसिकली 3 पैरामीटर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं अमाउंट ऑफ डैमेज दैट अकर्स। उसके बाद हम बात करते हैं साइज्मिक जोन्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को साइज्मिकली मतलब कि अर्थक्वेक के लिहाज से 5 जोन में डिवाइड किया गया है। इसी तरह पाकिस्तान को विंड के लिहाज से भी 5 जोन में डिवाइड किया गया है। इस तरह डिफरेंट जोन्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे क्रिकेट मैच देखने जाते हो तो डिफरेंट जो है वो सिटिंग के लिए डिफरेंट वो बनाए जाते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, कि फ़लाँ जो है इंक्लोजर है, फ़लाँ ये शायद अफरीदी इंक्लोजर, इस लिहाज से डिवाइड किया जाता है। जो ज़्यादा पैसे देता है उसे अच्छे इंक्लोजर में बिठाया जाता है, जो कम देता है उसे वर्स्ट जो सबसे होता है उसमें, वर्स्ट तो खैर इतना नहीं होता, सबसे वर्स्ट वाले में उसको बिठाया जाता है। इसी तरह अर्थक्वेक के भी ना डिफरेंट जोन है।
जिस जोन में अर्थक्वेक ज़्यादा आता है वो जोन अलग है, जिस जोन में सबसे कम आता है वो जोन अलग है, क्योंकि हम सबको एक ही जोन में तो रख नहीं सकते। तो जो साइज्मिक जोन्स है पाकिस्तान के, वो अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान वो 5 हैं, याद रखें। जोन 1 कौन कौन से जोन है? जोन 1, जोन 2A, जोन 2B, जोन 3 एंड जोन 4। जोन 5 नहीं है, 5 मान गए, 1 2 3 4 5। जोन 2 में फिर 2 जोन है ना, 2A एंड 2B, जोन 3 जोन 4। ठीक है, तो 5 साइज्मिक जोन्स हैं, जोन 1, जोन 2A, जोन 2B, जोन 3 एंड जोन 4। ठीक है, ये डिपेंड करते हैं सिवियरिटी ऑफ साइज्मिक हैजर्ड्स पे। तो अब जोन 1 कौन सा जोन है, याद रखना है जी, जोन 1 लोएस्ट जोन है, लोएस्ट साइज्मिक जोन, जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत कम आते हैं या बहुत कम मैग्नीट्यूड के आते हैं। ठीक है, जोन 1 लोएस्ट साइज्मिक जोन है, लोएस्ट साइज्मिक जोन है। उसके बाद जो जोन 4 है ना, वो हाईएस्ट साइज्मिक जोन है। जोन 4 में अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड के आते हैं। जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न पार्ट्स हैं या फिर वेस्टर्न पार्ट्स हैं बलूचिस्तान के, ये कहाँ पे लाए करते हैं, ये हाई साइज्मिक जोन यानी जोन 4 में लाए करते हैं। और बहुत से पंजाब और सिंध के जो बेसिकली यहाँ पे प्रोविंसेस लिखा हुआ है, पंजाब और जो सिंध सिटीज़ हैं वो कहाँ पे हैं, लो साइज्मिक जोन में। अब जोन 1 में कौन सा सिटी आता है? जोन 1 में आपका आता है बहावलपुर, याद रखना। जोन 1 बहावलपुर वो सिटी है पाकिस्तान का जहाँ पे जो कि लोएस्ट साइज्मिक जोन है, जहाँ पे अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड या तो फील ही नहीं होते या बहुत कम मैग्नीट्यूड के आते हैं। तो जोन 1 जो है वो बहावलपुर है। जोन 2A में कौन से इलाके आते हैं? जोन 2A में आपका लाहौर आ गया और गुजरावाला आ गया। ठीक है, जोन 2A में लाहौर गुजरावाला, ये अभी कम बता रहा हूँ, इस तरह बहुत से आप मैप देखोगे इंटरनेट पे अवेलेबल है। ठीक है, उसमें जोनिंग हुई हुई है। ठीक है, कि जोनिंग की गई है पाकिस्तान की कि कौन कौन से सिटीज़ जो हैं जोन में आते हैं। आपको अपने जोन का अलबत्ता पता होना चाहिए। मैंने बताया लाहौर गुजरावाला, अगर मैं बात करूँ तो ये जोन 2A में आते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी जोन 2B में आते हैं, ये आपको इसका इल्म होना चाहिए। ये आपका जोन अर्थक्वेक का कौन सा जोन है? आपका जोन जो है वो अर्थक्वेक का 2B जोन है। आप अर्थक्वेक के 2B जोन में लाया करते हो। इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान जोन 3 में आता है। इसके अलावा बहुत से और सिटीज़ हैं जो जोन 3 में आते हैं, मेरे जहन में अभी जो है मैं वो बता रहा हूँ। तो गिलगित बल्तिस्तान जो है वो जोन 3 में आता है। जोन 4 हाईएस्ट साइज्मिक जोन है, जिसमें मुजफ्फराबाद और कोयटा, ठीक है, आज़ाद कश्मीर जो है मेजर सिटीज़ और कोयटा के मेजर सिटीज़ जोन 4 में आते हैं। ठीक है, तो जोन 1 में बहावलपुर है, जोन 2A में लाहौर एंड गुजरावाला और भी बहुत से, जोन 2B में इस्लामाबाद रावलपिंडी, जोन 3 में गिलगित बल्तिस्तान एंड जोन 4 में आपका बलूचिस्तान और बेसिकली कोयटा, बलूचिस्तान में कोयटा और आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, ये आते हैं जोन 4 में। तो मैं बात कर रहा था पहले भी बलूचिस्तान की, क्यों बलूचिस्तान जोन 4 में आता है। कश्मीर का तो चलो सब ज़्यादातर को पता है, कश्मीर में अर्थक्वेक्स आते रहते हैं और बड़े हैवी आते हैं और मैग्नीट्यूड उनकी बहुत ज़्यादा होती है। लास्ट जो आया 2008 में आया, 8 अक्टूबर को, जिसका मैग्नीट्यूड मैं बता चुका हूँ 7.6 समथिंग था और उसने बहुत सी डिस्ट्रक्शन कॉज की। सिमिलरली अर्थक्वेक आया था कोयटा में 1935 में जो अर्थक्वेक आया था कोयटा में, उसका मैग्नीट्यूड था 7.7। कश्मीर में जो आया उसका था 7.6। जो कोयटा में आया था उसका मैग्नीट्यूड था 7.7। 31 मई 1935 में आया था ये अर्थक्वेक, 31 मई 1935 में। और कश्मीर वाले का मैग्नीट्यूड 7.6 था, इसका मैग्नीट्यूड था 7.7। और ये रिक्टर स्केल पे बात कर रहा हूँ, 7.7 रिक्टर स्केल पे। तो जो कश्मीर वाला था उसमें तकरीबन 80,000 लोग जो थे वो मर रहे थे, यानी डेथ्स हुई थी उनकी। और जो कोयटा में आया था उसमें तकरीबन 30,000 से 60,000, उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, इतना एक्यूरेसी थी नहीं, तो 30,000 से 60,000 जो पीपल दे पेरिश्ड ड्यूरिंग कोयटा, जो कि 1930 उसने कोयटा को कहते हैं कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। कोयटा दोबारा बिल्ड हुआ था। तो ये जो है बेसिकली कोयटा में बता रहा हूँ, इसलिए कोयटा जो बलूचिस्तान है उसमें कोयटा जो है वो अर्थक्वेक जोन 4 में है, वहाँ पे अर्थक्वेक
मेजर्स आते रहते हैं। इसके अलावा अगर अब मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूँ ना, तो पाकिस्तान जो है वो हाईएस्ट साइज्मिक जोन में। ये तो पाकिस्तान के अंदर जोनिंग होगी ना, जोन 1, जोन 2A, जोन 2B, जोन 3, जोन 4, यानी पाकिस्तान के अंदर हाईएस्ट साइज्मिक जोन में कौन सा है? जोन 4 है, और लोएस्ट में जोन 1 है। जोन 1 में बहावलपुर है, जोन 4 में मुजफ्फराबाद और कोयटा है। और अगर दुनिया में मैं बात करूं तो पाकिस्तान जो कंट्री है वो हाईएस्ट साइज्मिक जोन में आता है, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, ये हम हाईएस्ट साइज्मिक जोन में आते हैं, जहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं और हाई मैग्नीट्यूड के आते रहते हैं। ठीक है, तो बात यही है कि पाकिस्तान जो है वो साइज्मिकली एक्टिव कंट्री है दुनिया में, जहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो स्वेयर और आते रहते हैं, कॉन्टीन्यूअली आते रहते हैं। तो दो मेजर एग्जांपल मैंने आपको दे दी। वैसे माइनर तो बहुत से अर्थक्वेक आते रहते हैं, जो इतनी जिनकी वजह से डिस्ट्रक्शन नहीं हुई आज तक, या जो डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं करते, लेकिन मेजर अभी तक पाकिस्तान में दो आए। वो कश्मीर 2005 और कोयटा 1935, और इन्होंने बुरी तरह अफेक्ट किया था पाकिस्तान को। एंड इनको डिवेस्टेटिंग अर्थक्वेक कहा जाता है पाकिस्तान का, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज की थी। तो ये जो मैंने अभी बात की थी साइज्मिक जोन, जोन 1, जोन 2A, जोन 2B, ये किस बेस पे है? ये बेसिकली मैग्नीट्यूड की बेस पे। ठीक है, अगर बेसिकली पीजीए, इसमें हम डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, तो अभी सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, इस स्लाइड में जो पीजीए लिखा है इसका मतलब होता है पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन। ठीक है, पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन, पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन। इसको हम देखेंगे जी बाद में, व्हाट इज पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन। बेसिकली ग्राउंड की एक्सेलरेशन समझ लो भी सिंपली, कि जो ग्राउंड की एक्सेलरेशन होती है अर्थक्वेक की वजह से, जो ग्राउंड एक्सेलरेट करता है, उसको हम कहते हैं पीजीए। तो पीजीए की बेस पे जो मैग्नीट्यूड है, अगर मैग्नीट्यूड 2.9 से कम होगा तो वो जोन 1 है। ठीक है, जोन 1 में जो हाईएस्ट रिकॉर्डेड एक्सेलरेशन है वो 2.9 से लेस है। मतलब ये कि 1902 से लेके 2014 तक जो हाईएस्ट रिकॉर्डेड जोन 1 में अर्थक्वेक की एक्सेलरेशन थी वो कितनी थी? 2.9 से लेस, यानी 2.8 से अबव हाईएस्ट अर्थक्वेक नहीं आया इस जोन में। जोन 2A में 2.9 से 5, यानी इसकी रेंज में अर्थक्वेक आते रहे हैं जोन 2A में। इस बेस पे जोनिंग की गई है कि 1902 से लेके, यानी फ्रॉम 1902 टिल 2014 जो जोनिंग की गई वो किस बेस पे की गई कि उस एरिया में इस तरह हम जोनिंग करें, वो एरिया जोन 2A में रखें जिनमें अर्थक्वेक कितना आया? 2.9 से लेके 5 तक, यानी मैक्सिमम जो अर्थक्वेक की ग्राउंड एक्सेलरेशन थी, पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन, वो 5 थी। तो ये जोन 2A हो गया, यानी 2.9 टू 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक। 5 टू 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक 2B है। यानी हम जो इस्लामाबाद जो रीजन में आते हैं हमारे, जब अर्थक्वेक आते हैं तो उनकी इंटेंसिटी तकरीबन 5.1 टू 6 तक होती है। जोन 3 जो है 6 टू 7, और जोन 4 जो है वो 7.1 से 7.7। बेसिकली 7.7 तक क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक हाईएस्ट रिकॉर्डेड अर्थक्वेक है 7.7, जो कि कोयटा में आया था। ठीक है, इसलिए 7.7 तक मैंने बताया। ये जोन 4 जो है बेसिकली जो मैक्सिमम इस जोन में अर्थक्वेक आया है वहां तक इसकी लिमिट है। तो मैक्सिमम कितना आया है जोन 4 में? 7.7 आया है। कहाँ पे आया है अर्थक्वेक? कोयटा में आया है। और 7.6, 7.1 से 7.7 के दरमियान, और 7.6 कहाँ पे आया है? कश्मीर में आया है। ठीक है, तो ये जोनिंग किस लिहाज से की गई है कि मैक्सिमम ग्राउंड एक्सेलरेशन इस जोन की कहाँ तक गई है? फ्रॉम 1902 टू 2014। तो मैक्सिमम जोन 4 की गई है 7.7 तक, और जोन 3 की मैक्सिमम गई है 7 तक। ठीक है, तो ये आपने बेसिकली याद रखना है। जोन जो बनाए गए आप उनकी, और आपका जो जोन है इस्लामाबाद पिंडी के जो लोग हैं उनमें ये लिमिट है 5.1 टू 6। मैक्सिमम जो रिकॉर्डेड अर्थक्वेक इन जोन 2B है वो 6 मैग्नीट्यूड ऑफ 6 मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो आपका जिस बेस पे इसकी जोनिंग की गई है। खैर, हम आगे चलते हैं। अब वो जो अर्थ की मेजर 4 लेयर्स थी, वो जो अभी मैंने नाम बताए थे, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, क्रस्ट। अब इनको हम लेयर को 1 बाय 1 देखते हैं। ये जो पहली पिक्चर आपको नजर आ रही है ना, ये इनर कोर है। अब इनर कोर को, ये क्या है? इसके ऊपर आ रही है आउटर कोर। ये
वहाँ साइडवेज इसकी मैंने शो कराया कि दोनों आपस में जब बंद हो जाएंगी, इनर कोर इन दोनों के अंदर आ जाएगा, आउटर कोर के अंदर। फिर ये जो आउटर कोर, ये ओवरऑल आउटर कोर है, इसके ऊपर जो लेयर है उसको हम कहते हैं मेंटल। तो ये मेंटल इसके ऊपर आ जाएगी, और फिर मेंटल के ऊपर ये जो लेयर है, ये जो आपको ऊपर नजर आ रही है, स्किन नजर आ रही है अर्थ की, जो अर्थ की आपको ऊपर शेप नजर आती है, इसको कहते हैं स्किन ऑफ अर्थ। ठीक है, ये क्रस्ट। ठीक है, तो इनर कोर के ऊपर आउटर कोर के ऊपर मेंटल, ये मेंटल है, ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है, और ये मेंटल के ऊपर जो है क्रस्ट लेयर। अब बात करते हैं इनर कोर की। जो इनर कोर है, ये मैंने अभी बात की कि इट इज द इनर और सेंट्रल लेयर ऑफ अर्थ। या तो ये सेंट्रल लेयर इसको कहा जाता है, या फिर इनर लेयर कहा जाता है। ठीक है, और ये एक स्फेरिकल बॉल की तरह है। ठीक है, इसकी जो शेप है वो एक स्फेरिकल बॉल की तरह है नेचर में। और जो रेडियस है बेसिकली इनर कोर का, वो कितना है, 1250 किलोमीटर। ठीक है, रेडियस समझते हो ना? अगर ये मैं सर्कल बनाऊं तो ये सेंटर से यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा, रेडियस। ठीक है, तो ये जो इसका रेडियस है ना इनर कोर का, फ्रॉम द सेंटर उसकी एज तक, मतलब फ्रॉम द सेंटर ऑफ इनर कोर टू द एज ऑफ इनर कोर, वो कितना है, वो 1250 किलोमीटर है। इसके बाद इनर कोर का टेम्परेचर है ना, यानी इस इनर कोर पे अगर आप जाओ, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेट्स सपोज आप इनर कोर में चले जाते हो किसी तरीके से, तो वहाँ पे आपको जो टेम्परेचर फील होगा वो फील होगा 4500 टू 5500 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, 4500 से 5500 डिग्री टेम्परेचर है इनर कोर का। और इनर कोर बेसिकली जो प्रेशर है, बेसिकली कितना प्रेशर फेस कर रहा है इनर कोर, वो 300 टू 360 गीगा पास्कल फेस कर रहा है। ठीक है, प्रेशर की जो अंदर प्रेशर है इनर कोर में, वो कितना प्रेशर है, वो 300 टू 360 गीगा पास्कल। पास्कल नहीं, गीगा पास्कल। गीगा होता है 10 की पावर 9, तो 300 गीगा पास्कल का मतलब ये है 300 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 पास्कल, यानी 300 के बाद 9 जीरो और तकरीबन 300 से 350 गीगा पास्कल इसकी रेंज है इनर कोर में प्रेशर की। अब आउटर कोर, बेसिकली जो आउटर कोर की थिकनेस है ना, यानी ये जो थिकनेस है, ये जो इसकी थिकनेस है, ठीक है, ये थिकनेस इसकी जो है वो तकरीबन 2200 किलोमीटर सिर्फ थिकनेस है इसकी। आपके आउटर कोर की थिकनेस 2200 किलोमीटर है, और जो टेम्परेचर है वो सिमिलर है जो इनर कोर का था। ठीक है, तो आउटर कोर का जो टेम्परेचर है वो सिमिलर है जो आपके इसका था, आउटर कोर का था, इनर कोर का टेम्परेचर कितना था, 4500 टू 5500। इसका भी टेम्परेचर कितना है, 4500 टू 5500 डिग्री से। तो इनर कोर और आउटर कोर का टेम्परेचर जो है सेम है, और थिकनेस 2200 किलोमीटर। इसके बाद तीसरी जो लेयर आती है ऊपर, ये मेंटल लेयर। ठीक है, तो जो मेंटल लेयर है वो बेसिकली सेमी सॉलिड स्टेट में होती है, प्योर सॉलिड नहीं होती, सेमी सॉलिड स्टेट में होती है। और इसके अलावा जो आपकी आउटर कोर है उसकी थिकनेस थी 2200 किलोमीटर, और इसकी थिकनेस है 2900 किलोमीटर। ठीक है, तकरीबन 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर ज़्यादा है इसकी थिकनेस। आपका अगर अर्थ का टोटल वॉल्यूम लिया जाए तो 84% वॉल्यूम जो है वो मेंटल का होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखनी। आपके अर्थ का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 84% वॉल्यूम जो है वो मेंटल का है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ विड्थ हाइट। अगर मैं किसी रेक्टेंगुलर चीज़ का अगर वॉल्यूम निकालूं, ठीक है, उसकी लेट्स सपोज इसका मैं वॉल्यूम ले लेता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम क्या है, इसकी ये लेंथ, इसकी ये विड्थ, और इसकी ये हाइट। लेंथ विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये टोटल क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। तो जो इस वॉल्यूम का, लेट्स सपोज इस वॉल्यूम का 84% तकरीबन इतना ही होगा ना, कि सारा ऊपर वाला थोड़ा सा छोड़। तो इसी तरह अर्थ का अगर टोटल वॉल्यूम जो निकाला जाए जितना भी है, उसका 84% वॉल्यूम जो है वो मेंटल वॉल्यूम है। यानी इस लेयर का जो वॉल्यूम है वो अर्थ का 84% टोटल वॉल्यूम कवर कर रहा है। उसके बाद जो आपकी लास्ट लेयर है, क्रस्ट लेयर, मैंने बात की थी स्टार्ट में, इट इज लाइक एन एप्पल स्किन।
जैसे आपके सेब का छिलका नहीं होता उस तरह ये एक छिलका है, ये देखो मेंटल के ऊपर एक स्किन ऊपर चढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो इट इज़ लाइक एन एप्पल स्किन, और जो क्रस्ट है वो लास्ट लेयर है, ठीक है, टॉप मोस्ट लेयर, और इट इज़ द लास्ट लेयर विच इज़ लाइक एन एप्पल स्किन, ठीक है। जब दूसरी लेयर से कंपेयर करोगे ना तो इसको हम कंपैरिजन में मैं कहूँगा इट इज़ लाइक एन एप्पल स्किन। उसके बाद जो थिकनेस है क्रस्ट लेयर की वो इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 70 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि अब मैंने बात की मेंटल की थिकनेस कितनी थी, वो 2900 किलोमीटर थी। क्रस्ट की थिकनेस कितनी है, तकरीबन 0 to 70 किलोमीटर, 0 to 70 किलोमीटर। अब क्रस्ट आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, अगर ये बेसिकली प्रिसाइजली मैं बता रहा हूँ, ये सी के नीचे 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर अंडर सी ये स्टार्ट होती है लेयर, क्योंकि ये देखो ऊपर सी है ना, तो सी के नीचे 8 किलोमीटर नीचे, या फिर कॉन्टिनेंट्स जो है आपके 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, उन कॉन्टिनेंट्स के 32 किलोमीटर नीचे ये लेयर स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आपकी जो क्रस्ट लेयर है वो कितनी अंडर है, वो 8 किलोमीटर है अंडर सी, और 32 किलोमीटर है अंडर कॉन्टिनेंट्स। तकरीबन ये 8 किलोमीटर अंडर सी बनती है ये लेयर, और 32 किलोमीटर कॉन्टिनेंट्स के अंदर ये लेयर बनती है। तो ये स्किन है अर्थ की। और अर्थ का अगर टोटल मैस निकाला जाए तो 1% मैस जो है वो इस लेयर का है। मतलब अगर 100 kg, लेट्स सपोज अर्थ का मैस जो है वो 100 kg है, तो 1 kg मैस जो है इस लेयर का है टोटल। इस लेयर का मैस टोटल 1% है अर्थ के टोटल मैस का, ठीक है। ये अब बात करो, ये लेट्स सपोज ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो मैंने भी बात की 32 किलोमीटर अंडर कॉन्टिनेंट ये लेयर होती है और 8 किलोमीटर अंडर सी। तो ये देखो ये बिल्डिंग्स हैं, ये नीचे ये जो आपको ग्रेइश कलर नजर आ रहा है ना, ये वाला ग्रेइश कलर, ये आपका क्रस्ट है, और ये जो रेडिश कलर आपको नजर आ रहा है ना, ये आपका मेंटल है। क्रस्ट के बाद स्टार्ट होता है मेंटल। तो लिथोस्फीयर क्या होता है, ये क्रस्ट पूरी, और ये मेंटल का ये मिलके आपका लिथोस्फीयर बनाता है, और अर्थक्वेक यहाँ पे ओरिजिनेट होता है लिथोस्फीयर रीजन, ठीक है। तो आपकी ये पूरी क्रस्ट पूरी, और मेंटल का टॉप मोस्ट हिस्सा, ये जिसपे येलो पट्टी भी बनी हुई है, ये मेंटल का टॉप मोस्ट हिस्सा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्रस्ट जो है, और ये क्या है, मेंटल है। तो ग्रेइश कलर जो नजर आ रहा है वो क्रस्ट है, और जो आपका रेडिश कलर है वो क्या है, मेंटल लेयर। बहुत है इतना, या अभी करूँ आगे, कितना टाइम हुआ है? 1.25 घंटा हो गया सर। चलो अभी है टाइम, ठीक है। सर इसको अच्छा, फिनिश कर रहे हैं। पेन गाड़ी है 27 हो गए, इसको फिनिश क्या करें, चीज, इसको फिनिश करें। क्या खत्म कर दूं, आगे ना करूं? कर दे सर, ये स्लाइड ये लेक्चर खत्म नहीं कर सर, दे। ये पूरी स्लाइड करा देना आज 35 तक। चलो ठीक है, इसको खत्म करते हैं, थोड़ा 15-20 मिनट और लगेंगे, 15-1 मिनट, खत्म करते हैं। अब ठीक है। जो वेव्स है ना अर्थक्वेक की, जब अर्थक्वेक आता है तो जो वेव्स क्रिएट होती हैं वो दो तरह की वेव्स हैं, याद रखना। एक है बॉडी वेव्स, एक है सरफेस वेव्स, ठीक है। मेजर दो तरह की वेव्स हैं। जब अर्थक्वेक आता है तो आपको जो वेव फील होती हैं वो कौन सी हैं, और बॉडी वेव्स हैं। तो जो आपकी, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बॉडी वेव्स की। तो जो बॉडी वेव्स हैं दे बेसिकली मूव थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का इंटीरियर है ना, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही है अर्थ के इंटीरियर में, इन वेव्स को हम कहते हैं बॉडी वेव्स, ठीक है। ये बेसिकली दीज वेव्स मूव थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। ये जो वेव मूव कर रही है अर्थ की बॉडी में से मूव कर रही है, ठीक है, सरफेस पे नहीं आई अभी, इसलिए इनको बॉडी वेव्स कहते हैं। कि ये वेव्स जो है इंटीरियर ऑफ अर्थ, जो इंटीरियर बॉडी है अर्थ की, वहां पे मूव करती हैं। ये इंटीरियर है, देखो अर्थ का ये इंटीरियर दिखाया हुआ है, ये वाइट पोर्शन वेव्स है। तो ये वेव्स कहाँ पे मूव कर रही हैं, जो आपकी इंटीरियर बॉडी है अर्थ की, वहां पे मूव कर रही है। तो इसलिए इनको बॉडी वेव्स कहते हैं। दो तरह की बॉडी वेव्स होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स। इनको हम देखेंगे, पी वेव्स एंड एस वेव्स। अच्छा आगे चलते हैं।
जो वेव्स होती हैं वो होती हैं सरफेस वेव्स। अब जो सरफेस वेव्स हैं वो क्या है कि जब वो जो बॉडी वेव्स हैं जो मैंने बताया कि इंटीरियर ऑफ अर्थ में मूव कर रही हैं, यानी कि जो अर्थ की बॉडी है उसके उसमें मूव कर रही हैं, जब वो जो बॉडी वेव्स हैं दे कम अक्रॉस सरफेस रॉक्स। देखो ये वाइट पोर्शन जो था ये बॉडी वेव्स थी। यूं ही वो रॉक्स को उन्होंने हिट किया या उनके रास्ते में रॉक्स आई, वहां से कौन सी रेस जनरेट हुई? सरफेस वेव्स जनरेट हुई। तो ये जो सरफेस वेव है ये तब जनरेट होती हैं जब बॉडी वेव्स जो हैं वो किसी रॉक सरफेस के सामने आए या उनसे स्ट्राइक करें या फिर दे कम अक्रॉस एनी रॉक्स। ठीक है, तो सरफेस वेव्स जो है ना सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स हैं, क्योंकि जब वेव क्रिएट करती हैं ये ट्रेमर क्रिएट करती हैं रॉक्स में। जब रॉक्स हिलती हैं तो फिर जो है बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है। तो सिंपल वर्डिंग में बॉडी वेव्स इंटीरियर ऑफ अर्थ में मूव कर रही होती हैं और यूं ही जब रॉक सरफेस के साथ कोलाइड करती हैं, ठीक है, तो जो वेव जनरेट होती हैं वो कौन सी वेव्स होती हैं? वो सरफेस वेव जनरेट होती हैं। तो सरफेस वेव्स जो है ये दे आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स। डिस्ट्रक्टिव से मुराद बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो कॉज करती हैं वो ये सरफेस वेव्स कॉज करती हैं। तो सरफेस वेव्स की भी दो टाइप्स हैं, आर वेव्स एंड एल वेव्स। लाइक उसकी दो टाइप्स थी ना बॉडी वेव्स की, पी वेव्स एंड एस वेव्स। इसी तरह सरफेस वेव्स की दो टाइप्स हैं, आर वेव्स एंड एल वेव्स। इनको भी हम बाद में देखेंगे। तो सिंपल अगर बात करूं मैं, डिफरेंशिएशन करूं बॉडी वेव्स में और सरफेस वेव्स में, तो बॉडी वेव्स कौन सी वेव्स हैं? दैट मूव्स थ्रू द इंटीरियर ऑफ अर्थ, ये वाइट कलर की। These waves move through the interior of Earth। हर डायरेक्शन में यूं मूव करेंगी वेव्स, ठीक है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन तो नहीं है ना कि परपेंडिकुलर जाएंगी या इस तरह, हर डायरेक्शन में मूव करेंगी जहाँ जहाँ उनको पास मिलेगा। और जब ये बॉडी वेव्स जो हैं ये किसी व्हेन दे कम अक्रॉस एनी रॉक लाइक इन दिस केस, तो कौन सी वेव जनरेट होती हैं? सरफेस वेव्स। तो जो सरफेस वेव्स हैं ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, यानी ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं, सबसे ज़्यादा तबाही जो है सरफेस वेव्स ही कॉज करती हैं, बॉडी वेव्स नहीं। अब सर बॉडी वेव्स की मैंने बताया दो टाइप्स थी, पी वेव्स एंड एस वेव्स। एंड व्हाट आर पी वेव्स एंड एस वेव्स? पी स्टैंड फॉर प्राइमरी और एस स्टैंड फॉर सेकेंडरी। ये चीज़ याद रखनी है। पी वेव्स मतलब प्राइमरी वेव्स। तो ये बेसिकली जो वेव्स रिलीज होती है ना, ये हाइपोसेंटर, मैंने बताया था हाइपोसेंटर वो पॉइंट है जहाँ से अर्थक्वेक जो है ओरिजिनेट होते हैं। जब हाइपोसेंटर से अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है तो ये वेव्स भी कहाँ से स्टार्ट होंगी? हाइपोसेंटर से। ये जो आपकी रेड कलर की वेव्स है ना ये, ठीक है, ये रेड कलर की जो वेव्स है ना ये जो नज़र आ रही हैं ये आपकी पी वेव्स हैं, यानी प्राइमरी वेव्स हैं। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रही हैं? ये स्टार्ट हो रही हैं हाइपोसेंटर से। तो ये दीज वेव्स आर रिलीज फ्रॉम हाइपोसेंटर। तो देखा ये हाइपोसेंटर से रिलीज हो रही है और इन वेव्स को प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं या फिर पी वेव्स कहते हैं, ठीक है। ये कैसे वेव बेसिकली मूव करवाती हैं अर्थ को? ये मूव करवाती हैं बेसिकली पी वेव्स, ये साइज्मिक वेव्स हैं, ठीक है, जो कि ग्राउंड को शेक करती हैं बैक एंड फोर्थ यूं, इस तरह। अभी यहाँ पे मेरे पास एनिमेशन ही है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। यूं करके और यूं करके ग्राउंड मूव होता है, बैक एंड फोर्थ, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन। ये वेव यूं यूं करके मूव कर रही होती हैं, आगे की तरफ जा रही होती हैं, ऐसे जिस तरह ये कर्सर नहीं जा रहा, इस तरफ यूं यूं करके आगे की तरफ डायरेक्शन में जा रही है, या फिर इन बैक डायरेक्शन, या फिर यूं यूं करके ये बैक डायरेक्शन में जा रही होती है, कि बैक एंड फोर्थ भी मूव कर रही हैं और एक डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर रही हैं। अगर आगे की तरफ मैं बात करूं तो ये देखो आगे की तरफ ट्रैवल कर रही हैं यूं, और साथ बैक एंड फोर्थ मूव कर रही हैं यूं 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 यूं, ठीक है। तो मतलब ये कि ये दीज वेव्स जो है ये ग्राउंड को, जो दीज वेव शेक द ग्राउंड बैक एंड फोर्थ इन सेम डायरेक्शन एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। इसके अलावा ये बेसिकली साइज्मोग्राफ में जो हमने रिकॉर्ड की हुई है वेव्स, तो ये याद रखना, तो पी वेव्स जो होती हैं सबसे पहले जो वेव्स रिकॉर्ड की जाती हैं वो पी वेव्स रिकॉर्ड की जाती हैं। ये जो येलो पोर्शन है ना यहाँ से यहाँ तक जो वेव्स रिकॉर्ड की गई हैं इनको पी वेव्स कहते हैं। तो सबसे पहली वेव्स जो रिकॉर्डेड होती हैं, जो रिकॉर्ड की जाती हैं वो साइज्मोग्राफ से में, उनको हम कहते हैं पी वेव्स, ठीक है। दे आर द फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड ऑन साइज्मोग्राफ। दूसरी जो वेव्स होती हैं वो होती हैं सेकेंडरी वेव्स, जिनको हम कहते हैं एस वेव्स। अब होता क्या है, आफ्टर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स जब पी वेव हिट करती हैं रॉक्स को, ठीक है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद जब पी वेव रॉक्स को हिट करती हैं, ठीक है, तो नई वेव्स जनरेट होती हैं,
जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी वेव्स। अब ये देखो, ये जो आपको नज़र आ रहा है कलर, ये सेकेंडरी वेव्स शो कर रही है, ठीक है। ये जो ब्लूइश कलर नज़र आ रही है सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। कुछ सेकंड बाद जब पी वेव जो है दे हिट द रॉक्स क्लोजर टू द सरफेस। अब यहाँ पे जो सरफेस के क्लोजर रॉक्स है ना, क्योंकि जब पी वेव्स ऐसे ट्रेवल कर रही हैं तो वो हिट करेंगी कुछ रॉक्स को जो सरफेस के क्लोजर होगा। जब वो उन रॉक्स को हिट करेंगी ना तो आपकी एस वेव जनरेट होंगी, ठीक है। तो ये वेव जो होती है ये टूवर्ड द अर्थ क्रस्ट होती है, ठीक है। टूवर्ड द अर्थ क्रस्ट जनरेट हो रही है, ये अर्थ क्रस्ट है ये ऊपर वाला पोर्शन। सो दीज वेव्स आर टूवर्ड द अर्थ क्रस्ट, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। और जो आपको बेसिकली ट्रेमर्स और वाइब्रेशन फील नहीं होती जब बात क्वेक आता है, ज़मीन हिल रही होती है और आप लोग भागते हो बाहर की तरफ या कोई बैठ जाते हो, तो जो आपको ये ट्रेमर्स और वाइब्रेशन फील नहीं हो रही होती, ये एस वेव्स होती हैं। इन्हीं को एस वेव्स कहते हैं। ये जो ट्रेमर्स और वाइब्रेशंस आपको फील हो रही होती हैं, जो ग्राउंड शेक कर रहा होता है, यही तो एस वेव्स हैं। और ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स हैं। तो ये होता क्या है, जब पी वेव्स जो आपकी रॉक्स को हिट करती हैं तो एस वेव्स जो बेसिकली जनरेट होती हैं। तो पी वेव्स तो खैर आपको फील नहीं होती, वो इनसाइड द बेसिकली मूवमेंट है। और वो जब पी वेव्स हिट करती हैं रॉक को तो डिस्ट्रक्टिव वेव्स क्रिएट होती हैं। जो डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं जो पूरे ग्राउंड को या बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो एस वेव है, यानी कि सेकेंडरी वेव्स। उसके बाद जिस तरह मैंने बताया था कि आपकी पी वेव्स यूं बैक एंड फोर्थ मूव करती हैं इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो जो आपकी एस वेव है ये बेसिकली इनका वेव मोशन जो है वो सॉलिड मीडियम में होता है, और जो मीडियम होता है वो परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन, ठीक है। देखो वेव डायरेक्शन इस तरफ है और ये परपेंडिकुलर है उसके, यूं करके मूवमेंट हो रही है, ये यूं करके, ठीक है। ये जिस तरह ये जा रहा है यूं अप डाउन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव इसकी मूवमेंट है। ये इस तरह शेकिंग क्रिएट करती है। और जब ये एस वेव सरफेस को हिट करती हैं अर्थ की तो क्या होता है, अर्थक्वेक स्टार्ट हो जाता है। तो पी वेव्स के बाद जो आती हैं वो सेकेंडरी वेव्स फील होती हैं। पहले पी वेव्स के बाद सेकेंडरी वेव्स, ये नहीं होता कि पी वेव्स से पहले सेकेंडरी वेव्स। तो जो एस वेव्स हैं दे आर रिकॉर्डेड आफ्टर पी वेव्स ऑन अ साइज्मोग्राफ, ठीक है। ये जो साइज्मोग्राफ है उसमें जो पी वेव्स हैं वो पहले रिकॉर्ड की जाती हैं। एस वेव देखो ये है, और पी वेव्स मैंने दिखाई थी वो ये पोर्शन पी वेव है, येलोइश पोर्शन, और ये येलोइश पोर्शन जो एस वेव है। तो पहले जो वेव्स रिकॉर्ड की गई वो है पी वेव्स, और उसके बाद क्योंकि पी वेव्स के बाद बनती हैं एस वेव्स, तो एस वेव्स जो है आफ्टर पी वेव्स रिकॉर्ड की जाती हैं। एस वेव जब सरफेस को हिट करती हैं तो क्या क्रिएट होता है, अर्थक्वेक क्रिएट होता है। तो आफ्टर पी एंड एस वेव्स, क्योंकि पी और एस वेव किसकी टाइप थी, बॉडी वेव्स की टाइप थी। मैंने क्या बात की थी, सरफेस वेव और बॉडी वेव्स में क्या फ़र्क है, कि बॉडी वेव जो है वो सरफेस वेव आफ्टर बॉडी वेव्स क्रिएट होती हैं। जब बॉडी वेव्स सरफेस रॉक्स को स्ट्राइक करती हैं तो सरफेस वेव्स बनती हैं। तो आपकी जो एस वेव्स हैं और पी वेव और एस वेव्स के बाद कौन सी वेव्स आएंगी, सरफेस वेव, क्योंकि पी वेव और एस वेव तो वही थी ना, बॉडी वेव्स उनकी टाइप थी। समझ लो कि पी वेव और एस वेव जो है वो बॉडी वेव है, तो ये बॉडी वेव्स की टाइप्स थी। तो बॉडी वेव्स के बाद ये तो सरफेस वेव्स बनती हैं। तो सरफेस वेव्स जो हैं आफ्टर पी एंड एस वेव्स कौन सी वेव्स आती हैं, सरफेस वेव्स आती हैं। लास्ट स्लाइड ऑफ द डे, अर्थक्वेक प्रिडिक्शन बाय रेडियोएक्टिव गैसेस। अब आपकी जो अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन है ना वो रेडियोएक्टिव गैसेस से भी की जा सकती है। अब होता क्या है कि अभी जो रिसेंट स्टडीज की गई उसमें यही पता चला है कि जो आपका अर्थक्वेक, लेट्स सपोज पाकिस्तान में अर्थक्वेक आना है ना, जो इसके नियर बाय रीजन्स है, लाइक पाकिस्तान के आसपास चाइना है या ईरान कर लो, यहाँ से इंडिया कर लो, तो जो आपके नियर बाय रीजन्स है ना, ये स्टडी ने शो किया आफ्टर डिटेल स्टडी, ये फाइंडिंग बेसिकली इट इज़ फाइंडिंग्स दैट ये इट इज़ फाइंडेड दैट कि जो आपके नियर बाय रीजन्स हैं दे रिकॉर्ड वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव पेयर। जब आपके सराउंडिंग रीजन में अर्थक्वेक आता है ना, तो जो रेडियो एक्टिव पेयर है हाई कंसंट्रेशन का वो रिकॉर्ड किया गया नियर बाय रीजन्स में। लाइक पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया है ना, तो उससे पहले जो है ना जो रेडियो एक्टिव गैसेज हैं, लाइक नाम मैं लेता हूँ रेडॉन एंड थॉरॉन। रेडॉन बेसिकली रेडियो एक्टिव गैस है, नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर 86 है। इस तरह थॉरॉन है, वो आइसोटॉप है रेडॉन का, इसका एटॉमिक नंबर 220 है थॉरॉन का। तो ये दोनों रेडियो एक्टिव गैसेज हैं।
ठीक है। अब अर्थक्वेक पाकिस्तान में आना है ना, तो स्टडी से ये पता चला है कि जो नियर बाय रीजन हैं दे रिकॉर्ड हाई कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव वेयर, कि जो नियर बाय रीजन्स थी ना जस्ट बिफोर द अर्थक्वेक क्या हुआ, ये गैसेस रिलीज होना शुरू हो गई फ्रॉम द सरफेस ड्यू टू स्मॉल क्रैक्स। ठीक है। अब अर्थक्वेक आना है पाकिस्तान में, उसका जो नियर बाय रीजन है लेट्स सपोज इंडिया, वहां पे अर्थक्वेक से पहले क्या हुआ, अभी अर्थक्वेक आना है, मैंने बताया अर्थक्वेक का जो मेन शॉक होता है ना उससे पहले 4 शॉक्स आते हैं, तो मेन शॉक तो बाद में आता है। तो 4 शॉक्स जो है वो कहीं फील होते हैं कहीं फील नहीं होते, लेकिन वो 4 शॉक्स उसी एरिया में आते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आना होता है। अब अर्थक्वेक आना है पाकिस्तान में, अर्थक्वेक आने से पहले क्या होगा, जो सराउंडिंग रीजन है ना, लाइक इंडिया इज द सराउंडिंग रीजन, वहाँ पे ये जो रेडियो एक्टिव गैसेज हैं कौन कौन सी, बोरॉन एंड थोरॉन लेट्स सपोज, वो क्या होगा, वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगी अर्थ से। ये बेसिकली अर्थ में है ना, अर्थ से वो क्या होना शुरू हो जाएंगी, रिलीज होना शुरू हो जाएंगी ड्यू टू स्मॉल क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे वहाँ पे, स्मॉल जो बहुत स्मॉल होंगे, तो वहाँ से ये क्या होंगी, ये गैसेज रिलीज होना शुरू होगी। अब इन गैसेस की मदद से हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं 7 डेज इन एडवांस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब रिसेंट फाइंडिंग्स ये है कि 7 दिन पहले ही हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सिंपल अगर मैं इसकी समरी करूं इस स्लाइड की, तो समरी ये है कि अर्थक्वेक अभी आता नहीं है, तो जो सराउंडिंग रीजन है, लाइक पाकिस्तान में अगर अल्लाह ना करे अर्थक्वेक आना है, तो उसके जो सराउंडिंग रीजन है लाइक इंडिया चाइना, यहाँ पे ये जो रेडियो एक्टिव गैसेज पाई जाती हैं वो क्या होगा, दे बेसिकली दे स्टार्ट रिलीजिंग फ्रॉम द सरफेस फ्रॉम द स्मॉल क्रैक्स, वो गैसेज रिलीज होना शुरू हो जाएंगी खुद ब खुद सरफेस से, स्मॉल क्रैक्स की वजह से वो सरफेस से क्या होना शुरू हो जाएंगी। ये अर्थक्वेक की एक इंडिकेशन है। जब ये रेडियो एक्टिव गैसेज आपके सराउंडिंग रीजन में रिलीज होना शुरू हो जाए, इसका मतलब ये है कि उसके जो सराउंडिंग रीजन है या जो उसका जो नियर बाय रीजन है वहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है। ठीक है, तो ये गैसेज रिलीज होना शुरू हो जाती हैं, तो हम अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन इन गैसेज रेडियो एक्टिव गैसेज की मदद से कर सकते हैं इवन 7 डेज इन एडवांस, 7 दिन पहले। तो अगर इन गैसेस को डिटेक्ट कर लिया जाए जब ये रिलीज हो रही हैं, इनको अगर डिटेक्ट कर लिया जाए तो हम अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन 7 डेज पहले, तो हम कैटेस्ट्रॉफी से बच सकते हैं। जो आपकी बेसिकली अब बिल्डिंग्स को तो आप चेंज नहीं कर सकते 7 डेज में, जो बिल्डिंग का डिज़ाइन है या मटेरियल जिस पे बेस पे वो बनी हुई है वो तो वहीं रहेगा, बिल्डिंग जो डिस्ट्रक्शन होनी है, लेकिन आप जो ह्यूमन लाइफ है और बहुत सी चीज़ों को आप प्रिवेंट कर सकते हो, जानों को बचा सकते हो, ह्यूमन लाइफ कैन बी प्रिवेंटेड। तो ये थी जी आज तक की, आज के लिए इतना ही है। तो ये हम बेसिकली मैंने थोड़ा सा अर्थक्वेक को स्टार्ट किया है, मज़ीद हम आगे इसी स्लाइड से आगे चलेंगे। 2 वेव्स रहेगी, वो रहेगी आर वेव्स एंड एल वेव्स, जो कि टाइप है सरफेस वेव की, इसको हम अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन जी? कितने लोग ऑनलाइन हो, मैं अटेंडेंस ले लूँ। 17